हिंदी। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप मेरे परीक्षण विषय बन जाते हैं, मेरे पास स्वाभाविक रूप से यह सुनिश्चित करने के तरीके हैं कि आपके पास उपयोग करने के लिए पर्याप्त ईश्वर निर्माण अंडे हैं, चांगहेन डोंगली ने ठंडी आवाज में कहा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान में और भी बहुत सारे भगवान बनाने वाले अंडे हैं, है न? लिन शेन ने बोलते हुए आंखें सिकोड़ लीं। ये सही है। इसलिए जब तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप स्वाभाविक रूप से ईश्वर निर्माण अंडे का उपयोग करके ऊपर उठने में सक्षम रहेंगे, चांगहेन डोंगली ने कहा। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो अंतरिक्ष यान के अंदर मौजूद सभी भगवान बनाने वाले अंडे मेरे हो जाएंगे। ये भी सच है ना? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये भी सच है। समस्या यह है कि आपके पास मुझे मारने की क्षमता नहीं है, जबकि मैं आपको आसानी से मार सकता हूँ, चांगहेन डोंगली ने हंसते हुए कहा। फिर उसकी निगाहें अचानक बर्फीली हो गईं और वह फिर से उछल पड़ा, लिन शेन पर हमला किया, जो पत्थर के गुंबद में लटक रहा था, एक रोशनी की किरण की तरह। लिन शेन के अभी अभी कहे गए शब्दों ने उसे कुछ हद तक क्रोधित कर दिया था। जैसे ही चांगहेन डोंगली आगे बढ़ा, लिन शेन ने एक बार फिर गोली चला दी और वह दूसरी दिशा में भाग गया। लेकिन इस बार चांगहेन डोंगली ने किसी तरह उसकी हरकत का अंदाजा लगा लिया। उसके हाथों में भयानक शक्ति उभरी और उसने अपना रूप लिन शेन की ओर बढ़ाया। लिन शेन की ओर उड़ते हुए उसने अपने शरीर से लटकते हुए अजीब नुकीले दांत को निकाला और उसे बार बार लिन शेन की ओर लहराया। एक भूतिया जानवर के नुकीले दांतों की तरह अजीब शक्ति के अदृश्य विस्फोटों ने लिन शेन को विभिन्न दिशाओं से फाड़ दिया, जिससे उसके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। चांगहेन डोंगली अब हत्यारा बन चुका था और अब किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहता था। लिन शेन ने सफिन क्वाड्रा पंच को छोड़ते समय अपनी स्थिति को समायोजित करने की पूरी कोशिश की। अपने सुपर बेस फॉर्म और सुपर बेस चेंज की दोहरी वृद्धि के साथ भी पूर्ण शक्ति वाले सफिन क्वाड्रा पंच को अभी भी उस अजीब फाड़ने वाली शक्ति द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन फाड़ने वाली ताकत के निरंतर हमले से बचने में विफल रहा और उसके सीने में तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि कवच टूट गया और उसके नीचे रखा सेलेस्टियल नंबर 7 बैटल सूट दिखाई देने लगा। युद्ध सूट मुड़ गया लेकिन फटा नहीं और लिन शेन का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और एक बड़े पहाड़ से टकराया, जैसे कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। धमाका। पहाड़ की वह ढलान जहां उसने मारी थी ढह गई और जब लिन शेन टूटी चट्टानों से रेंगकर बाहर आया तो चांगहेन डोंगली पहले से ही खंडहर के बाहर खड़ा था और लथपथ लिन शेन से मजाक करते हुए कह रहा था, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? आगे बढ़ो, अपनी चाल चलो। जैसे ही उसने ये कहा, लिन शेन को जवाब देने का मौका दिए बिना वह फिर से उस पर टूट पड़ा। उसका अजीब नुकीला दांत एक बार फिर लिन शेन की ओर घूम गया। लिन शेन घबराहट में पीछे हट गया और सहज रूप से वह जो कुछ भी हाथ में आ सका उसे चांगहेन डोंगली पर फेंक दिया। उसकी कमर पर रखी स्क्रैप तलवार और पेट गन और उसकी पीठ पर रखा बैग सभी को चांगहेन डोंगली की ओर फेंक दिया। जब स्क्रैप स्वॉर्ड और पेट गन का सामना उस अजीब नुकीले दांत की फाड़ने वाली शक्ति से हुआ तो वे टुकड़े टुकड़े नहीं हुए बल्कि उड़ गए। बैकपैक फट गया और उसमें रखी सामग्री हर जगह बिखर गई। अधिकांश वस्तुएं तो नुकीले दांत की ताकत से तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गईं, लेकिन उनमें से एक सफेद रोशनी की चमक फूट पड़ी और फिर गायब हो गई। चांगहेन डोंगली सहज ही पीछे हट गया क्योंकि सफेद रंग की चमक इतनी तेज थी कि वह ये भी नहीं देख पाया कि वह कैसे गायब हो गई। पीछे हटने के दौरान चांगहेन डोंगली को अचानक भारीपन महसूस हुआ और वह अकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। चांगहेन डोंगली के सिर के ऊपर फेज़ाइक फैटिक की बर्फ के गोले जैसी आकृति दिखाई दी। लिन शेन ने नाटक करना बंद कर दिया और चांगहेन डोंगली की ओर दौड़ा, जिसे फैटी ने पकड़ रखा था, और उसकी कमर पर फिंगर सैंड से वार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सोचा कि यह लगभग निश्चित हमला होगा, लेकिन चांगहेन डोंगली ने अपनी कमर को मुड़कर उसे चकमा दे दिया। लिन शेन आश्चर्यचकित था। चांगहेन डोंगली फैटी द्वारा दबाए जाने के बावजूद अभी भी चल सकती थी। हालांकि चांगहेन डोंगली की चाल स्पष्ट रूप से बहुत कठिन थी और वह बड़ी मुश्किल से लिन शेन की फिंगर सैंड से बचने में कामयाब रहा। यह क्या बकवास है? चांगहेन डोंगली की मिश्रित आंखों ने फैटी को अपने सिर के ऊपर खड़े देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे जब उसने फैटी को अपने सिर से उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लिन शेन ने उसे यह मौका नहीं दिया तथा एक साथ मुंह के और उंगलियों से वार करते हुए चांगहेन डोंगली पर उग्रतापूर्वक हमला कर दिया।
सौभाग्य से फैटी के दमन के तहत चांगहेन डोंगली की गति काफी धीमी हो गई, अब वह लिन शेन से अधिक तेज नहीं थी। अगर उसने फैटी को उसके सिर से पकड़ने की कोशिश की तो वह समय पर लिन शेन के सभी हमलों का बचाव नहीं कर पाएगा। चांगहेन डोंगली ने सहज रूप से अपना हाथ नीचे किया और अपने विचित्र नुकीले दांत को घुमाया, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह पहले लिन शेन के हमलों को खत्म कर देगा। लेकिन जब दोनों ताकतें आपस में टकराईं, तो लिन शेन ने पाया कि उसकी ताकत काफी कम हो गई है, वह अपनी ताकत से ज्यादा मजबूत नहीं है। यदि नुकीले दांत से किए गए हमलों के कारण ऐसा नहीं होता तो संभवतः दोनों बराबरी पर होते। लिन शेन बहुत खुश हुआ और उसने चांगहेन डोंगली पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हालांकि चांगहेन डोंगली पूरी तरह से निराश था, न केवल उसका शरीर दबा हुआ था बल्कि उसकी ताकत भी इतनी कमजोर हो गई थी, कुछ अकल्पनीय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लानत है, तुम्हें लगता है कि वह चीज मुझे मार डालेगी। चांगहेन डोंगली ने लगातार लिन शेन के अपराधों को रोका, फैटी को उसके सिर के ऊपर से हटाने का कोई प्रयास किए बिना। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने अपने सिर से फैटी को हटाने की कोशिश करना बंद कर दिया और पहले लिन शेन को बाहर निकालने का लक्ष्य बनाया। भले ही उनकी ताकत और गति समान थी, फिर भी उसे विश्वास था कि वह लिन शेन को मार सकता है। उनकी कुशलताएं और विभिन्न योग्यताएं निश्चित रूप से ऐसी चीजें नहीं थीं जिनकी तुलना इन असभ्य आदिवासियों से की जा सके। लेकिन जब चांगहेन डोंगली ने वास्तव में लिन शेन के साथ बराबरी की लड़ाई शुरू की, तो उसने तुरंत पाया कि लिन शेन की तकनीकें उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर थीं, यहां तक कि उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। लिन शेन ने एक हाथ का उपयोग मुक्केबाजी के लिए किया और दूसरे का उपयोग उंगली के कौशल के लिए किया। मुक्केबाजी भयंकर और अद्वितीय थी, उंगली का कौशल चरम सीमा तक भयावह था। लिन शेन द्वारा छेड़ी गई लहरनुमा मुक्केबाजी को चांगहेन डोंगली संभाल सकता था, लेकिन खामोश घातक अंगुलियों के प्रहारों ने उसे हर बार खतरे से बचने पर मजबूर कर दिया। उन अंगुलियों के प्रहारों को न केवल पहचानना कठिन था, बल्कि लिन शेन हमेशा उन्हें चांगहेन डोंगली के लिए सबसे असुविधाजनक लय में छोड़ते थे, और यदि उनकी अलौकिक काया और अनोखी तकनीकें न होती तो उन अंगुलियों के प्रहारों से उन्हें कई बार चोट लग जाती। चांगहेन डोंगली को यकीन नहीं था कि फैटी के दमन के तहत उसका शरीर भी कमजोर हो गया था, इस प्रकार उसने लिन शेन के हमलों का मजबूती से सामना करने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथों और उंगलियों को गलत दिशा में रखकर लिन शेन ने चांगहेन डोंगली को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जिससे वह खुद को नुकसान में पाया। वेई वुफू ने दुष्ट भूत ब्लेड को पकड़ लिया और उसका सफेद लबादा लहराने लगा। लिन शेन तुरंत रोमांचित हो गया, वेई वुफू की टाइमिंग एकदम सही थी। उसकी व्हाइट रोब क्षमता चांगहेन डोंगली को और कमजोर कर रही थी, इसलिए चांगहेन डोंगली के लिए उसकी फिंगर सैंड को चकमा देना मुश्किल होगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। वास्तव में जैसे ही वेई वुफू करीब आया, चांगहेन डोंगली की गति और ताकत फिर से कम हो गई। उसके अजीब नुकीले दांत ने सफिंग फिस्ट को चीर दिया, लेकिन अप्रत्याशित फिंगर सैंड को रोकने में असफल रहा। सुई जैसी उंगली का बल सीधे चांगहेन डोंगली की कमर में घुस गया। हालांकि यह घुसा नहीं, लेकिन इसने चांगहेन डोंगली के शरीर को मौके पर ही अकड़ने पर मजबूर कर दिया। उंगली के बल द्वारा लक्षित स्थान वास्तव में चांगहेन डोंगली के शरीर पर एक एक्यू पॉइंट था। उसे मार डालो, लिन शेन ने भयंकर रूप से दहाड़ते हुए कहा। उसकी उंगलियां चांगहेन डोंगली की आंखों की ओर बढ़ रही थीं। वेई वुफू ने भी दोनों हाथों में दुष्टभूत ब्लेड पकड़ लिया और पीछे से चांगहेन डोंगली की गर्दन पर वार किया। कठोर चांगहेन डोंगली, जिसकी आंखें दर्पण की तरह चमक रही थीं, उसकी छत्ते जैसी संरचित मिश्रित आंखों के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे षटकोणीय दर्पण लिन शेन और वेई वुफू की आकृतियों को प्रतिबिंबित कर रहे हों। लिन शेन और वेई वुफू को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माएं रुक नहीं पा रही थीं और उनके शरीर से बाहर निकल रही थीं। यह महज एक एहसास नहीं था, वे सचमुच बाहर निकल आए और अंधकार के एक विशाल समूह में समा गए। अंधेरा एक आत्मा को निगलने वाली धुंध की तरह लग रहा था, जो लिन शेन की इच्छा को नष्ट कर रहा था, जिससे उसके मन में सुइयों से चुभने जैसा दर्द हो रहा था। अचानक अंधेरे से एक सफेद रोशनी उठी जिसने अंधेरे स्थान को रोशन कर दिया। वह श्वेत प्रकाश एक आत्मिक शरीर निकला जो पुनर्ता श्वेत प्रकाश से बना था तथा फीनिक्स पक्षी जैसा दिख रहा था। उसके पंख नाच रहे थे और वे जहां भी गुजरते थे अंधकार एक पर्दे की तरह जल जाता था, जिससे अंतरिक्ष अधिकाधिक उज्ज्वल होता जाता था। जैसे ही अंधेरा स्थान प्रकाशित हुआ, लिन शेन स्वयं को एक विशाल संरचना के अंदर पाकर आश्चर्यचकित रह गया।
वहां सभी प्रकार के विज्ञान कथा उपकरण थे, साथ ही विभिन्न पारदर्शी कंटेनर थे जिनमें सभी प्रकार के अजीब जीव रखे हुए थे, जिन्हें फॉर्मेलिन जैसे नमूनों में संरक्षित किया गया था। लिन शेन ने केवल संक्षिप्त रूप से देखा, लेकिन प्राणियों के बीच कई परिचित प्राणियों को देखा। वहां दिव्य प्रजाति के सदस्य थे, जिनमें देवदूत जैसे दिखने वाले लोग थे, राक्षसी डी-मैन जनजाति, ताइगा कबीले और अन्य विचित्र प्रजातियां थीं, जिन्हें लिन शेन ने पहले कभी नहीं देखा था। वेई वुफू, जो किसी आत्मा के शरीर की तरह चमक रहा था, भी पास में ही था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इमारत के अंदर एक ऑपरेटिंग टेबल जैसी कोई चीज थी, जिसमें सभी तरह के उपकरण थे। चांगहेन डोंगली, जो उनकी तरह ही एक आत्मा के शरीर की तरह दिख रहा था, वास्तव में टेबल से बंधा हुआ था, जिसमें कई तरह की ट्यूब और धातु के छल्ले डाले गए थे, और उसका सिर एक अर्धगोलाकार क्रिस्टल से फंसा हुआ था। जैसे ही सफेद स्पिरिट पक्षी उड़कर वहां से गुजरा, इमारत के अंदर की हर चीज में आग लग गई और जल्द ही पूरी इमारत जलकर राख हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेज से बंधा हुआ चांगहेन डोंगली भी सफेद लपटों से जल उठा। वह पीड़ा भरी चीखें निकाल रहा था और बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह वह मेज से भाग नहीं सका। धमाका। लिन शेन को अपने मस्तिष्क में एक क्षण के लिए चक्कर जैसा महसूस हुआ, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि उनकी दृष्टि सामान्य हो गई थी। उसके सामने बैठा चांगहेन डोंगली दर्द से चीख रहा था, अपनी आंखों को बुरी तरह नोच रहा था। उसकी काली मिश्रित आंखें अब सफेद लपटों से जल रही थीं। फेई ज़ाइट फैटिक ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए, अपने गोल शरीर को हवा में उठाया और लिन शेन के कंधे पर वापस बैठ गया। लिन शेन ने चांगहेन डोंगली पर फिंगर सैंड से प्रहार किया, एक बार फिर उसके दबाव बिंदुओं पर प्रहार किया, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। उस समय चांगहेन डोंगली अपनी ही आंखों में उंगलियां घुसाए हुए था, और उसकी उंगलियां आधी घुस चुकी थीं, और वह इस स्थिति में हिलने में असमर्थ था। उसकी आंखों में सफेद ज्वाला और अधिक प्रचंड होती जा रही थी, मानो वह उसके मस्तिष्क को जला रही हो और उसमें से सफेद प्रकाश निकल रहा हो। जैसे ही चांगहेन डोंगली की उंगलियां फिर से थोड़ी हिली, लिन शेन ने एक और फिंगर सैंड मारा, लगातार उसके शरीर को नियंत्रित करते हुए उसे हिलने से रोका। सफेद ज्वाला जलती रही, धीरे धीरे उसकी आंखों से फैलती हुई चांगहेन डोंगली के पूरे शरीर में आग लग गई। जल्द ही चांगहेन डोंगली का पूरा शरीर सफेद लपटों में घिर गया, और उसका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था, वह लकड़ी के टुकड़े की तरह लगातार जल रहा था। जब तक वह पूरी तरह जल नहीं गया, तब तक सफेद लपटें पूरी तरह से बुझी नहीं थीं। चांगहेन डोंगली का शरीर अब कोयले की तरह कठोर हो गया था। हवा का एक झोंका आया और वह तुरंत काली राख में बदल गया, जो जमीन पर बिखर गई, जबकि कबूतर के अंडे के आकार का एक काला क्रिस्टल लुढ़क गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पुनर्जन्म की राख। लिन शेन ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है और इसे उठा लिया। वेई वुफू ने एक लंबी सांस ली, और यह स्पष्ट था कि उसके लिए भी इस अनुभव पर शांत रहना कठिन था। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। यदि हम चांगहेन डोंगली को नहीं मार सकते, तो केवल वेई परिवार ही बर्बाद नहीं होगा, बल्कि हमारे ग्रह पर समस्त मानवता बर्बाद हो जाएगी। फैटी, मैं तुम्हें बाद में एक अतिरिक्त भोजन दूंगा। लिन शेन ने फैटी के पंखों को सहलाया, उसके दिल में कुछ डर महसूस हुआ। चांगहेन डोंगली वास्तव में भयानक था, और फैटी के बिना उनके ट्रम्प कार्ड के रूप में वे संभवतः एक साथ भी उसके लिए एक मैच नहीं हो सकते थे। इससे लिन शेन को भगवान बनाने वाली जाति का नाम भी याद आ गया। जब वह चांगहेन डोंगली के संयुक्त नेत्र कौशल से नियंत्रित हुआ और उसने वह भयानक दृश्य देखा, तो लिन शेन को संदेह होने लगा कि क्या चांगहेन डोंगली वास्तव में भगवान बनाने वाली जाति का सदस्य था। ये बहुत संभव था कि वह उनका सिर्फ एक प्रयोगात्मक विषय था। हालांकि चांगहेन डोंगली अब मर चुका था, और जहां तक उसकी असली पहचान का सवाल है, वे उस अंतरिक्ष यान के अंदर जवाब पा सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष यान के अंदर प्रवेश करना स्पष्ट रूप से एक अत्यंत खतरनाक कार्य था। किसी को नहीं पता था कि अंदर चांगहेन डोंगली जैसे अन्य जीव भी हैं या नहीं। ये भी अज्ञात था कि ईश्वर निर्माण करने वाली जाति ने उस अंतरिक्ष यान के अंदर क्या योजनाएं बनाई थीं। वे दोनों जल्दी से वापस लौटे और वेई चांगकिंग और अन्य लोगों को ढूंढा। जब उन्हें चांगहेन डोंगली की मौत के बारे में पता चला, तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर उन्हें राहत की गहरी अनुभूति हुई। लिन शेन ने उन्हें कुछ दवाएं दी, जिससे उनकी कुछ ताकत वापस आ सके। फैटी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस लकड़ी की ओर उड़ गया जो वेई चांगकिंग और अन्य लोगों के संयुक्त प्रहार से कोयले में बदल गई थी, उस पर उतरा और किसी चीज पर चोंच मारने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर।
करीब से निरीक्षण करने पर लिन शेन ने देखा कि लॉग पर छोटी शाखा अभी भी अपना क्रिस्टलीय नीला रंग बनाए हुए थी और काले रंग में नहीं बदली थी। शाखा के शीर्ष पर कुछ पत्तियां भी स्पष्ट और पारभासी थीं, जैसे निर्दोष नीले क्रिस्टल। मोटे ने एक एक करके पत्तियों पर चोंच मारी और कुछ ही देर में सारी पत्तियां चट कर गईं। अपनी पत्तियां खोने के बाद छोटी शाखा धीरे धीरे मुरझा गई और जल्द ही उसकी चमक भी चली गई। फैटी लिन शेन के कंधे पर कूद गया, अपना सिर अंदर कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और एक आलीशान गेंद की तरह स्थिर हो गया। चांगहेन डोंगली ने बताया कि यह भूमिगत स्थान बेस म्यूटेशन का स्थान है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुझे इस बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका कि यह किस प्रकार का बेस म्यूटेशन स्थल है। हम भविष्य में केवल धीरे धीरे इसका पता लगा सकते हैं, लिन शेन ने मन ही मन सोचा। आराम करने के बाद समूह भूमिगत स्थान से बाहर निकल गया। लिन शेन ने वेई चांगकिंग और अन्य लोगों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद भूमिगत स्थान की खोज में शामिल होने के लिए कहने की योजना बनाई। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे 2 टुकड़ों में टूटे हुए अंतरिक्ष यान के अंदर प्रवेश कर सके और देख सके कि अंदर क्या है। जितना अधिक लिन शेन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि चांगहेन डोंगली बिल्कुल सही नहीं था, और यह बहुत संभावना थी कि वह सिर्फ एक प्रयोगात्मक विषय था या केवल भगवान बनाने वाले अंडे के परिवहन के लिए जिम्मेदार एक नियमित सदस्य था। तियानचेन लौटने के बाद लिन शेन ने जियाओकी का उपयोग भगवान बनाने वाली जाति के बारे में जानकारी खोजने के लिए किया, लेकिन जो सामग्री उन्हें मिली वह बहुत कम थी। आधुनिक समय के करीब आते आते ईश्वर निर्माण करने वाली जाति के बारे में जानकारी उतनी ही कम होती गई। देव निर्माण जाति से संबंधित अधिकांश सामग्री प्राचीन राजवंश के युग से पहले की है। प्राचीन क्षेत्र के राजा के बाद ईश्वर बनाने वाली जाति के बारे में जानकारी असाधारण रूप से दुर्लभ हो गई, और केवल स्वर्गीय जाति के शाही परिवार के अभिलेखागार में ही लिन शेन थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे। साधारण लोग संभवतः ईश्वर बनाने वाली जाति से संबंधित किसी भी सामग्री तक पहुंच नहीं सकते थे। लिन शेन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि चांगहेन डोंगली के बारे में जानकारी भी प्राचीन क्षेत्र के राजा के युग से संबंधित थी। चांगहेन डोंगली वर्तमान युग का व्यक्ति नहीं था, और डोंगली स्टार का विनाश भी प्राचीन क्षेत्र राजा के समय की एक घटना थी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन क्षेत्र के राजा के युग के दौरान भगवान बनाने वाले अंडे को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो? लिन शेन संदेह से भरा हुआ था। ये स्पष्ट रूप से असंभव था। 200 साल से भी अधिक समय पहले वेई परिवार के कई लोगों ने अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए भूमिगत अंतरिक्ष में गिरते हुए देखा था। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। ये हो सकता है कि यह अंतरिक्ष यान, जो भगवान बनाने वाले अंडों को ले जा रहा था, प्राचीन क्षेत्र के राजा के युग के दौरान ही रवाना हो चुका था और यहाँ दुर्घटनावश दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले अनगिनत युगों तक ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा था। इतनी लंबी ब्रह्मांडीय यात्रा करने के बजाय उन्होंने टेलीपोर्टर का उपयोग क्यों नहीं किया? लिन शेन मुख्य बिंदु को समझ नहीं पाया। ऐसा लगता है कि हम अंतरिक्ष यान में प्रवेश करके ही इसका उत्तर पा सकते हैं। जैसे ही लिन शेन इस पर विचार कर रहा था, उसने अचानक किसी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुना। उसने सोचा था कि यह वेई वुफू है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वह वेई चांगकिंग को बाहर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सर किंग। लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेई चांगकिंग यहाँ अकेले क्यों आया था। वुफू टाउनलैंड हॉल में है। कुछ बातें हैं जिन पर मैं आपसे अकेले में चर्चा करना चाहता हूँ, वेई चांगकिंग ने कहा। सर किंग, कृपया बात करने के लिए अंदर आइए। लिन शेन ने शायद अनुमान लगा लिया था कि वेई चांगकिंग किस बारे में बात करना चाहता था। वेई चांगकिंग ने लिन शेन को देखा और कहा, बच्चे, मैं चाहता हूं कि वुफू तुम्हारे साथ मात्र ग्रह को छोड़ दे ताकि वह कहीं और निर्वाण प्राप्त कर सके। मैं भी उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं, लेकिन यह निर्णय मुझे नहीं लेना है, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा। वह लड़का वुफू जिद्दी है। जब तक तुम तैयार हो। मेरे अपने तरीके हैं। वेई चांगकिंग ने भी आह भरी और फिर आगे कहा, क्या तुम उस अंतरिक्ष यान का पता लगाना चाहते हो? हाँ, लेकिन यह मुश्किल है और शायद अभी समय नहीं है, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। चांगहेन डोंगली ने जो कहा उसके अनुसार अंतरिक्ष यान में अभी भी वह होना चाहिए जिसे उसने ईश्वर बनाने वाला अंडा कहा है, जो किसी को निर्वाण या यहाँ तक कि अमर बनने की अनुमति दे सकता है। वेई चांगकिंग ने कहा, मैंने दूसरों के साथ इस पर चर्चा की है, और जब समय सही होगा तो हम अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे।
अगर हम सफल होने और ईश्वर बनाने वाले अंडों को पुनः प्राप्त करने में पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आप और वुफू उन्हें लेकर मातृगृह छोड़ सकते हैं और कभी वापस नहीं आ सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन ईश्वर निर्मित अंडों के साथ कोई भी व्यक्ति मातृगृह पर भी अमरता प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मांड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन शेन इस बात से हैरान था कि वे चांद किंग और अन्य लोग वेई वुफू को मातृगृह से हटाने पर इतने आमादा क्यों थे। वेई परिवार की सामान्य रीति के अनुरूप वे संभवतः ये चाहेंगे कि वुफू वहां रहे और मातृगृह की रक्षा करे ताकि भूमिगत अंतरिक्ष से जीवों को दबाया जा सके। इसके अलावा उन ईश्वर निर्मित अंडों के साथ वे मातृगृह पर रहते हुए भी अमर हो सकते थे, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड में जाने का प्रयास अनावश्यक लगा। वुफू को वास्तव में वेई उपनाम नहीं रखना चाहिए। वेई चांदकिंग ने एक रहस्य का खुलासा किया जिसने लिन शेन की आंखें चौड़ी कर दी। वेई उपनाम नहीं रखते। लिन शेन ने अजीब भाव से पूछा, तो उनका उपनाम क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता, वेई चांदकिंग ने अपना सिर हिलाया। क्या इसका मतलब यह है कि वह वेई परिवार द्वारा गोद लिया गया एक अनाथ है? लिन शेन ने उम्मीद नहीं की थी कि वुफू का अतीत इतना दयनीय होगा। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हालांकि वुफू को मूल रूप से वेई उपनाम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन वह वास्तव में मेरा अपना पोता है, बस मेरी बेटी का बच्चा है। वेई चांदकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। लिन शेन थोड़ा चौंका, उसे एहसास हुआ कि उसने गलत सोचा था। तो उसका पिता कौन है? बस यही बात है, हम नहीं जानते कि उसका पिता कौन है। अन्यथा हम कैसे नहीं जान सकते थे कि उसका उपनाम क्या होना चाहिए? वेई चांदकिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ एक रहस्य का खुलासा करते हुए कहा। कई साल पहले वेई चांदकिंग की बेटी तियानचिन छोड़कर ब्रह्मांड में कुछ समय बिताने गई थी। जब वह वापस लौटी तो वह वुफू को अपने साथ ले आई, उसे पालने के लिए वेई चांदकिंग को दे दिया और फिर वह मातृगृह को छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं लौटी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई चांदकिंग ने वुफू की मां से पूछा था कि वुफू का पिता वास्तव में कौन था, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया और चुपचाप चली गई। इस प्रकार वेई चांदकिंग को भी नहीं पता था कि वुफू का पिता वास्तव में कौन था। उसने हमेशा वुफू को अपने पास रखा था, उसे ऐसे पाला था जैसे वह उसका अपना पोता हो। वुफू को पूर्ण बचपन देने के लिए वेई चांदकिंग ने वुफू को इस मामले के बारे में कभी नहीं बताया। वेई वुफू ने हमेशा सोचा था कि वह वेई चांदकिंग के बेटे की संतान है जो युद्ध में मारा गया था। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो वह कभी भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी। ऐसा करने के लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, वेई चांदकिंग ने लिन शेन को घूरते हुए कहा। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पता लगाएं कि वुफू की मां अभी भी जीवित है या नहीं और उसका पिता कौन है। हालांकि ये सब गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। इसे उजागर नहीं किया जा सकता है या यह आपके लिए अनुचित आपदा ला सकता है। निश्चिंत रहें सर किंग, मैं इन दोनों मामलों की पूरी तरह से जांच करने की पूरी कोशिश करूंगा, लिन शेन ने गंभीरता से उत्तर दिया। वेई चांदकिंग ने कहा, इसके अलावा इससे पहले कि आपको सच्चाई का पता चले वुफू को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया, लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। अब उसे अंततः समझ में आ गया कि वेई चांदकिंग क्यों नहीं चाहता था कि वेई वुफू मातृगृह पर रहे। बच्चे, वुफू भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है, वेई चांदकिंग ने खड़े होते हुए कहा। सर किंग, आपने गलत समझा है। वुफू जैसा दोस्त पाना मेरा सौभाग्य है, लिन शेन ने उसे सुधारा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा, बहुत अच्छा, वेई चांदकिंग मुस्कुराया। तुम्हारे साथ से मैं निश्चिंत हो गया हूं। सच्चाई का पता चलने के बाद तुम तय करोगी कि उसे बताना है या नहीं। वेई चांदकिंग को जाते देख लिन शेन ने दरवाजा बंद कर दिया और सोचने लगा कि जांच कहां से शुरू की जाए। वेई चांदकिंग ने उसे जो जानकारी दी वह थी वेई जियायुवान नाम। वेई परिवार में अपने बच्चों के नाम रखने का एक अनोखा तरीका था और एक महिला के लिए ऐसा नाम रखना काफी असामान्य था। नाम के अलावा वेई चांदकिंग कोई और जानकारी नहीं दे सका। उसे सिर्फ इतना पता था कि ब्रह्मांड छोड़ने के बाद वेई जियायुवान का पहला पड़ाव सेलेस्टियल रेस था। उसके बाद वेई जियायुवान कहाँ गया था ये वह पता नहीं लगा पाया था। हालांकि वेई चांदकिंग ने लिन शेन को एक सुराग दिया। वेई जियायुवान ने एक बार उल्लेख किया था कि वह ब्रह्मांड में एक बहुत अच्छी विश्वासपात्र बनी थी। शायद उससे कुछ जानकारी हासिल की जा सके। वेई चांदकिंग को केवल इतना पता था कि वेई जियायुवान की विश्वासपात्र का नाम
ये फी था, लेकिन वह किस जाति से थी, यह अज्ञात था। उपनाम ये, क्या ये संभव है कि बूढ़े वेई की मां का विश्वासपात्र कोई मानव हो सकता है? लिन शेन ने मन ही मन सोचा। ऐसा लग रहा था कि दिव्य जाति के बीच कोई उपनाम नहीं था। वह स्वयं एक मानव महिला को जानता था जिसका उपनाम ये था, जो वेई जियायुवान के लगभग समान आयु की लगती थी। बेशक ये उपनाम वाली महिला जिसे लिन शेन जानता था, वह कोई और नहीं बल्कि ये युजेन की मां, ये जिंगरेन की बेटी थी। यह महज संयोग हो सकता है, ऐसी चीजें बहुत संयोगपूर्ण होती हैं, लिन शेन ने सोचा। मैडम ये के पूरे नाम से अनजान। उसने मैडम ये से यह पूछने के बारे में सोचा कि क्या वाकई वे जियायुवान की विश्वासपात्र थीं। लिन शेन ने मूल रूप से तियानचेंग में तब तक इंतजार करने की योजना बनाई थी जब तक कि वान चांगकिंग और अन्य लोग ठीक नहीं हो जाते, फिर बेस म्यूटेशन साइट की प्रकृति को समझने के लिए भूमिगत स्थान का पता लगाना था। तियानशुन के एक जरूरी संदेश ने उन्हें सबसे पहले स्काई पिनेकल स्टार पर लौटने के लिए मजबूर किया। स्वर्गीय सम्राट ने लिन शेन को बुलाया, जाहिर तौर पर किसी महत्वपूर्ण बात के लिए। लिन शेन के पास तुरंत मात्र ग्रह छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और हाई मैंशन के टेलीपोर्टर के माध्यम से कई स्थानांतरणों के बाद वह स्काई पिनेकल स्टार पर वापस लौट आया। स्वर्गीय सम्राट क्या चाहता है कि मैं वापस आऊं? क्या पैसे कमाने का कोई और मौका हो सकता है? वह मुझे इस बार किस ग्रह पर जाकर भाग्य बनाना चाहता है? लिन शेन ने सोचा जब वह शानदार महल में पहुंचा। हालांकि उसने स्वर्गीय सम्राट को नहीं देखा, इसके बजाय स्वर्गीय पत्नी मुख्य सीट पर अकेली बैठी थी। तियान, तुम काफी साहसी हो, स्वर्गीय संगिनी ने लिन शेन को घूरते हुए कहा। उसका स्वर बहुत अप्रिय था। शब्दों से आपका क्या मतलब है, महाराज? लिन शेन ने भ्रमित आंखों से स्वर्गीय संगिनी को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय संस्थान का युवा प्रमुख इतना बढ़िया अभिनेता हो सकता है। स्वर्गीय पत्नी ने ठंडे स्वर में गुनगुनाया और लिन शेन को घूरते हुए कहा, मैंने आपको बचाने के लिए कोन चुवान को विशाल रिंग स्टार में भेजा था और आपने आभार नहीं दिखाया। ये ठीक होता, लेकिन आपने उसे मोर की आंख निकालने के लिए मजबूर किया। क्या आपको लगता है कि कोन चुवान को धमकाना आसान है, या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? महाराज, ये शब्द कोन चुवान के मुंह से तो नहीं निकले होंगे, है ना? लिन शेन ने शांति से कहा। कोन चुवान एक महान परोपकारी सज्जन व्यक्ति हैं, वे स्वाभाविक रूप से मेरी उपस्थिति में बुरा नहीं बोलेंगे। हालांकि तथ्य तो तथ्य हैं। क्या आप अभी भी बहस करना चाहते हैं? स्वर्गीय संगिनी ने अपने दिल में क्रोध के साथ लिन शेन को घूरते हुए कहा, पूरी दिव्य जाति आपके पतन को देखने के लिए इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि आप विशाल रिंग स्टार पर मरेंगे। मैंने आपकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए कोन चुवान को भेजा, फिर भी आपने उसे मोर की आंख निकालने के लिए मजबूर किया। क्या आप इस तरह से मेरा बदला चुकाते हैं? लिन शेन ने मोर की आंख निकाल ली और उसे स्वर्गीय संगिनी के सामने रख दिया, फिर शांति से सलामी देते हुए कहा, यदि महाराज मुझे इस प्रकार देखते हैं, तो कृपया कोन चुवान की मोर की आंख वापस ले लें और मुझे सजा दें। तुम मानते हो कि सिर्फ इसलिए कि स्वर्गीय सम्राट तुम्हारे पक्ष में है, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? स्वर्गीय संगिनी थोड़ी राहत महसूस कर रही थी और साथ ही हैरान भी थी कि लिन शेन आसानी से कोन चुवान की मोर की आंख क्यों सौंप देगा। भले ही मैं मूर्ख हूं, फिर भी मैं समझता हूं कि क्या महत्वपूर्ण है, महामहिम। यदि आपने ये निर्धारित किया है कि मैं इतना मूर्ख हूं, तो कृपया मुझे दंडित करें, लिन शेन ने कहा, अभी भी दंड मांगने के लिए अपना सिर झुकाए हुए। स्वर्गीय पत्नी के मन में भी कुछ संदेह थे। कोन चुवान को मोर की आंख फोड़ने के लिए मजबूर करना एक महत्वपूर्ण मामला था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। लिन शेन ने विशालकाय रिंग स्टार के मामलों को इतनी शानदार तरीके से संभाला था और स्वर्गीय सम्राट का गहरा पक्ष प्राप्त किया था, यह असंभव था कि वह इतना मूर्ख हो सकता था। अपनी बात खुलकर कहो, स्वर्गीय संगिनी ने ठंडे स्वर में कहा। महाराज को अच्छी तरह से पता होगा कि कोन चुवान किस तरह का व्यक्ति है। लिन शेन ने कुछ देर रुककर कहा, सबसे पहले मैंने कोन चुवान को मोर की आंख निकालने के लिए मजबूर नहीं किया, मैंने उसे केवल जाने के लिए कहा क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। दूसरे, ये ठीक इसलिए था क्योंकि कोन चुवान को महामहिम ने मेरी रक्षा के लिए भेजा था, इसलिए मैंने मोर की आंख स्वीकार की। क्या आप ये कह रहे हैं कि यदि कोन चुवान को मैंने नहीं भेजा होता, तो भले ही उसने आपको अपनी मोर की आंख निकाल कर देने की पेशकश की होती, तब भी आप उसे नहीं रखते? स्वर्गीय संगिनी ने ठंडे चेहरे से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ऐसा कहना जो महामहिम को सुनना पसंद न हो। अगर वह महामहिम का आदमी न होता तो वह इस क्षण तक जीवित नहीं रह पाता, लिन शेन ने कहा।
स्वर्गीय पत्नी थोड़ा हैरान रह गई। लिन शेन का ऐसा कहना साफ दर्शाता है कि उसके दिल में बहुत नाराजगी थी। अपनी बात स्पष्ट रूप से कहो, स्वर्गीय संगिनी ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। तभी लिन शेन ने वह घटना याद की जब कोन चुवान ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और अकेले ही दुश्मन के पीछे चला गया था, जिससे लिन शेन को लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यदि लिन शेन ने इस बचाव के साथ शुरुआत की होती तो स्वर्गीय संगिनी शायद ग्रहणशील नहीं होती, लेकिन अब तक की बातचीत के संदर्भ से वह कुछ हद तक समझ सकती थी कि लिन शेन के मन में इतनी नाराजगी क्यों थी। कोन चुवान की योग्यताएं स्वर्गीय सम्राट के सामने स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, और मैंने एक शब्द भी और नहीं कहा है। इस प्रकार मैं आपकी महानता की दयालुता की सराहना करने में विफल नहीं हुआ हूं। कृपया अपनी कृपा दिखाएं, महानता। कोई बात नहीं, मैं इस व्यक्ति को फिर से काम पर नहीं रख सकता। मेरे पास केवल एक ही जीवन है और मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं। कृपया अपनी कृपा दिखाएं। लिन शेन ने एक बार फिर सलामी दी। स्वर्गीय पत्नी ने लिन शेन को बहुत देर तक देखा और फिर अचानक धीरे से कहा, स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे एहसास हुआ है कि आपके साथ गलत हुआ है। गलती वास्तव में मेरे भाई और मेरी ओर से हुई है और हम भविष्य में आपके लिए सुधार करेंगे। लिन शेन ने कहा, महाराज के इरादे दयालु हैं, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मुझे खुशी है कि आप समझ गए कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपने बड़े भाई की ओर से माफी मांगता हूं और आपसे उसकी निरंतर देखभाल करने का अनुरोध करता हूं। मैं उसे भी निर्देश दूंगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, स्वर्गीय पत्नी ने कहा। मेरी क्षमताएं सीमित हैं, मैं वास्तव में सहायता करने में असमर्थ हूं। महाराज को किसी अधिक सक्षम व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, लिन शेन ने अपना सिर अभी भी नीचे झुकाते हुए कहा। स्वर्गीय संगिनी ने लिन शेन की ओर देखा, कुछ हद तक परेशान महसूस कर रही थी, फिर भी उसके लिए इसे दिखाना उचित नहीं था। वास्तव में कोन चुवान ने इस मामले को मूर्खतापूर्ण तरीके से संभाला था। यदि वह उसकी जगह होती तो वह भी ऐसे किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन आखिरकार कोन चुवान उसका सगा भाई था और स्वर्गीय सम्राट पहले ही मौन सहमति दे चुके थे कि कोन चुवान दिव्य मास्टर संस्थान में एक पद प्राप्त कर सकता है। हालांकि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट अब लिन शेन के नियंत्रण में था और स्पेशल सर्विस डिपार्टमेंट चीफ का पद जो उसे पसंद था वह अभी भी उसके पास था। इसलिए ये लिन शेन डीन ही होगा जिसने कोन चुवान की पदोन्नति के लिए रास्ता बनाने के लिए वर्तमान प्रमुख को फिर से नियुक्त किया। लेकिन कोन चुवान की गलती के बाद लिन शेन ने उसे दोबारा नौकरी पर रखने के बजाय उसके आदेशों की अवहेलना की, जिससे स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। स्वर्गीय संगिनी ने लिन शेन को बुलाया था ताकि उसे फटकार लगाई जा सके और फिर उसे विशेष सेवा विभाग के प्रमुख के पद पर कोन चुवान की सहायता करने के लिए भेजा जा सके। फिर भी चीजें इस बिंदु तक आगे बढ़ चुकी थीं, जो स्वर्गीय संगिनी की उम्मीदों से कुछ परे थी। विशेष सेवा विभाग वर्तमान में एन परिवार के हाथों में है। यदि आप प्रमुख को नहीं बदलते हैं तो मुझे डर है कि भविष्य के मामले इस बार की तरह निराशाजनक होंगे, एक भी व्यक्ति को जुटाने में असमर्थ। विशेष सेवा विभाग के भीतर एन परिवार के संचालन के वर्षों के बाद भले ही आप एक प्रमुख को बदल दें, एक साधारण व्यक्ति इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। इस घटना के बाद कोन चुवान ने अपना सबक सीख लिया है और वह निश्चित रूप से फिर से जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। इसके अलावा मेरे भाई और मैं आपके लिए जो एहसानमंद हैं, उसके साथ विशेष सेवा विभाग निश्चित रूप से आपको अपने नेता के रूप में देखेगा। स्वर्गीय कॉन्सर्ट के पास लिन शेन को फायदे और नुकसान को स्पष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, फिर भी उम्मीद थी कि वह कोन चुवान को एक और मौका देगा। महाराज, मेरी योग्यताएं अपर्याप्त हैं और मैं स्वर्गीय सम्राट से त्यागपत्र मांगने की योजना बना रहा हूं। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन के रूप में ये पद मेरी क्षमता से परे है, लिन शेन ने कहा। ये सुनकर स्वर्गीय संगिनी के चेहरे पर तुरंत ठंडक छा गई। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, डीन का पद इतना अनौपचारिक नहीं है कि आप जब चाहें इसे ले लें और जब चाहें इसे टाल दें। भविष्य में ऐसी बात का जिक्र फिर न करें। लिन शेन का सिर अभी भी नीचे झुका और चुप देखकर स्वर्गीय संगिनी केवल आह भर सकी और उसके पास धीरे से आकर बोली, वह मेरा इकलौता भाई है और मैं जानती हूं कि उसका स्वभाव बहुत ही खराब है। उस पर नजर रखने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति के बिना मैं वास्तव में चैन से नहीं रह सकती। तियान, तुम्हारी प्रतिभा और बुद्धि बेजोड़ है और तुम महान चीजें करने में सक्षम हो। अगर मेरा बड़ा भाई तुम्हारे अधीन काम कर सकता और तुम्हारे मार्गदर्शन में काम कर सकता तो मुझे शांति मिलती।
महाराज, यदि आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि कौन चुवान मेरे अधीन काम करे तो ये ठीक है। लेकिन वह केवल अपने मूल कर्तव्यों से ही शुरुआत कर सकता है, और जब मुझे लगेगा कि वह सक्षम है तभी वह उच्च भूमिका ले सकता है। यदि चीजें अपरिवर्तित रहती हैं तो कृपया समझे कि मैं भी असहाय हूं। लिन शेन बहुत स्पष्ट थे। वह कौन चुवान को साथ ले जाने को तैयार थे, लेकिन विशेष सेवा विभाग के प्रमुख के पद के लिए वह निश्चित रूप से अभी उन्हें नियुक्त नहीं करेंगे। मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं। अभी के लिए चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। स्काई पिनेकल स्टार के पास वर्तमान में मयूर वंश के 100 से अधिक आरोही हैं। यदि आपको उनकी आवश्यकता होगी तो वे आपसे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। खर्चों के बारे में चिंता न करें, इसे मेरे भाई और मेरी ओर से माफी का एक छोटा सा इशारा समझें, स्वर्गीय पत्नी ने चिंतन के एक पल के बाद कहा। लिन शेन ने मना नहीं किया, मुफ्त काम को छोड़ा नहीं जा सकता था। आखिरकार वह डीन था और उससे हर काम खुद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसे काम के लिए अधीनस्थों की जरूरत थी। विशेष सेवा विभाग उस समय अविश्वसनीय था, इसलिए कोनचुवान और मयूर कबीले के 100 से अधिक सदस्य मुफ्त श्रम के रूप में अच्छी सेवा दे सकते थे। अंतर कबीले रैंकिंग लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या आप प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे हैं? स्वर्गीय कॉन्सर्ट फिर से बैठ गया और लिन शेन को देखा। यदि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक उपहार है जो आपको लाभान्वित कर सकता है। शेन को नहीं पता था कि स्वर्गीय संगिनी का उपहार क्या था, लेकिन जहां तक वह जानता था, पालतू जानवरों और आत्मा आधार का उपयोग नस्लीय रैंकिंग की लड़ाई में नहीं किया जा सकता था। क्योंकि रैंकिंग किसी जाति की ताकत का माप थी, इसलिए ये केवल अपनी ताकत और जीवन आधार का उपयोग करने तक ही सीमित थी, और यहां तक कि उपकरण और युद्ध सूट भी प्रतिबंधित थे। हालांकि लिन शेन का युद्ध में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि स्वर्गीय संगिनी ने कहा कि उसकी वस्तु उसकी मदद कर सकती है, ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। वास्तव में यह क्या था? यहाँ आओ, स्वर्गीय संगिनी ने हाथ हिलाकर लिन शेन को इशारा किया। लिन शेन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और खुद से सोचा, मैं भाग लूं या न लूं, मुझे पहले कोई भी लाभ लेना चाहिए। इसके अलावा स्वर्गीय संगिनी के करीब जाने का समय आ गया है। शायद मेरे अग्नि बीज के पास अभी भी एक मौका हो सकता है, मना करना अच्छा नहीं होगा। यह विचार करते हुए लिन शेन 3 कदम की दूरी बनाए रखते हुए स्वर्गीय संगिनी के पास पहुंचा। करीब आओ, स्वर्गीय संगिनी ने फिर कहा। लिन शेन को एक और कदम आगे बढ़ाना पड़ा, जिससे उसके और स्वर्गीय संगिनी के बीच केवल 2 कदम की दूरी रह गई। करीब से स्वर्गीय संगिनी ने लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। लिन शेन झिझक रहा था, उसके और करीब आने का मतलब होगा स्वर्गीय संगिनी के ठीक सामने खड़ा होना, जो कुछ हद तक अनुचित लग रहा था। लेकिन इस अनिच्छा को स्वयं व्यक्त करना कुछ हद तक अनुचित होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद लिन शेन ने फिर भी एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, स्वर्गीय संगिनी ने अंततः संतोष के साथ कहा। लिन शेन ने आज्ञाकारी ढंग से अपना हाथ स्वर्गीय संगिनी की ओर बढ़ाया। उम्मीद थी कि वह उसे कुछ देगी, लेकिन वह तब हैरान रह गया जब उसने अचानक उसकी हथेली पकड़ ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना हाथ वापस खींच लेना चाहिए या नहीं। अगर स्वर्गीय सम्राट को पता चल गया तो क्या उसे गलत समझा जा सकता है? सौभाग्य से कमरे में केवल वे दोनों ही थे और लिन शेन ने किसी भी निगरानी उपकरण पर ध्यान नहीं दिया था। जब तक स्वर्गीय संगिनी चुप रहती, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए था। लेकिन लिन शेन ये समझने में असफल रहा कि स्वर्गीय संगिनी ने अचानक उसका हाथ क्यों थाम लिया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सुंदर था और वह एक सुंदर आदमी को स्वर्गीय सम्राट से गुप्त रखना चाहती थी? महाराज, मैं नैतिकता और मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा। लिन शेन ने चुपचाप अपने व्यक्तित्व को अपने मन में स्थापित कर लिया। आपकी अगली यात्रा साम्राज्य में आपका इंतजार कर रही है। अगर मैं तुम्हें मुझसे कुछ मांगने का मौका दूं तो तुम क्या चाहोगे? स्वर्गीय संगिनी ने लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, मैं आपके साथ बिस्तर साझा करने के अलावा और क्या मांग सकता हूं? मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है, केवल यही आशा है कि महाराज और महामहिम आपके दिल की इच्छाएं पूरी करें। लिन शेन ने ऊंची आवाज में कहा। तुम्हारे पास शब्दों का एक तरीका है। स्वर्गीय पत्नी ने लिन शेन के हाथ छोड़ दिए, जिससे उसकी हथेली में कुछ रह गया। लिन शेन ने राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उसके पास वास्तव में उसे देने के लिए कुछ था।
इस वस्तु को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। मेरे बड़े भाई के मामले में मैं तुमसे अनुरोध करूंगी कि तुम भी विशेष ध्यान रखो। स्वर्गीय संगिनी कुछ थकी हुई लग रही थी और उसने अपना हाथ हिलाया। तुम जा सकती हो। महाराज, आपके इस उदार उपहार के लिए धन्यवाद। मैं विदा लेता हूँ, लिन शेन ने कहा। ये देखकर कि स्वर्गीय संगिनी और अधिक कुछ नहीं कहना चाहती थी, वह वस्तु को पकड़कर चली गई। लिन शेन के शानदार महल से चले जाने के बाद स्वर्गीय संगिनी ने उसके पीछे हटते हुए शरीर को देखा। उसके गालों पर लाली छा गई और वह मन ही मन बुदबुदाई, वह आदमी भी उतना गुणी नहीं है, उसका दिमाग गंदे विचारों से भरा है। लिन शेन को यह नहीं पता था कि स्वर्गीय संगिनी उसके मन में चल रहे विचारों से अवगत थी। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से उसे अपना हाथ छूने नहीं देता। शाही महल से बाहर निकलते समय लिन शेन ने वह वस्तु निकाली जो स्वर्गीय संगिनी ने उसे करीब से देखने के लिए दी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी दैवीय वस्तु की उम्मीद करते हुए वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि यह केवल एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। कागज को खोलकर उस पर नजर डालने पर उसने पाया कि यह छोटे छोटे अक्षरों से भरा हुआ था। 7 कदम आत्मा लॉक। लिन शेन ने कुछ देर तक इसकी जांच की और पाया कि यह एक कदम उठाने की तकनीक का वर्णन करता है। ये केवल 7 चरणों की एक सरल श्रृंखला थी, लेकिन इसे लागू करने पर यह अंतहीन विविधताओं में सक्षम थी। मेरे लिए स्टेपिंग तकनीक का क्या उपयोग है? मेरे पास ऐसी चीजों का अभ्यास करने का समय नहीं है। लिन शेन ने कागज को मोड़कर रख दिया और बाद में यून को इसका अभ्यास करने देने की योजना बनाई। घर लौटकर लिन शेन ने 3000 दिव्य क्रिस्टल सिक्कों को देखने के लिए संदूक खोला। वास्तव में वह उन्हें अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था। चूंकि अभी तक कोई भी ऋण वसूलने नहीं आया है, तो चलो इसे अभी के लिए रख लेते हैं। लिन शेन ने सोचा कि पैसे का क्या किया जाए जब अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकाश का एक सुंदर बिंदु प्रकट हुआ। प्रकाश अचानक प्रकट हुआ, मानो वह कहीं से भी प्रकट हो गया हो, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लिन शेन पीछे की ओर उछला। उसका शरीर कारपेस में लिपटा हुआ था। एक हाथ में उसने स्क्रैप तलवार पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में उसने पेट गन पकड़ी हुई थी। वह ध्यान से प्रकाश के बिंदु को देख रहा था। अजीब बात यह थी कि प्रकाश फैल गया और मध्य हवा में प्रकाश की एक स्क्रॉल में परिवर्तित हो गया, जिसके अंदर कोई छवि नहीं थी, केवल प्रकाश के अनगिनत बिंदु आकाश में तारों की तरह घूम रहे थे। उनमें से एक तारा स्क्रॉल से बाहर निकल आया, जो धीरे धीरे फैलकर गुब्बारे के आकार के प्रकाश क्षेत्र में बदल गया। यह देखकर लिन शेन को पहले से ही पता था कि यह क्या था। हर बार जब ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाई शुरू होती थी तो जातीय निमंत्रण कार्ड उन लोगों के सामने आते थे जो भाग लेने के लिए पात्र थे। ये चीज जो हवा से प्रकट हुई है वह जातीय निमंत्रण कार्ड ही होगा। सामान्यतः ब्रह्मांड में कोई भी वयस्क जीवन रूप जिसने अपने मातृग्रह को छोड़ने के लिए टेलीपोर्टर का उपयोग किया है और अन्य जीवन ग्रहों तक पहुंचा है, उसे एक जातीय निमंत्रण कार्ड प्राप्त होगा। हालांकि मानव मातृग्रह पर लिन शेन ने कभी भी जातीय निमंत्रण कार्ड नहीं देखा था, न ही उसने कोई ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाई देखी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही पल प्रकाश क्षेत्र एक हथेली के आकार की एक योगिनी जैसी आकृति में बदल गया, अपने प्रकाश के पंख फड़फड़ाते हुए, और लिन शेन से कहा, मानव, अब आपके पास ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने की पात्रता है। क्या आप हमला करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाई के नियमों को समझना चाहता हूं, लिन शेन ने एल्फ जैसी छाया से कहा। वह बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए कि ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाई का आयोजन किसने किया था और निमंत्रण कार्ड किसने जारी किया था। यहां तक कि सर्वोच्च कुल में भी ऐसा कुछ करने की क्षमता नहीं थी जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल हो। कॉस्मिक रैंकिंग लड़ाई को एक उन्मूलन दौर और एक रैंकिंग दौर में विभाजित किया गया है। एल्फ शैडो ने कॉस्मिक रैंकिंग लड़ाई के नियमों को विस्तार से समझाया। सुनने के बाद लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं युद्ध में केवल मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने लिए कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ, आप युद्ध में केवल अपनी ही जाति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जहां तक आपके अपने नाम का सवाल है, ये पूरी तरह से आपको तय करना है, एल्फ शैडो ने उत्तर दिया। क्या लड़ाई किसी उपकरण या पालतू जानवर के उपयोग के बिना किसी की अपनी ताकत और जीवन आधार तक ही सीमित है? लिन शेन ने फिर पूछा। हाँ, एल्फ शैडो ने लिन शेन के प्रश्न की एक बार फिर पुष्टि की। क्या यह संभव है कि मैं लड़ाई न करूं और सिर्फ अपने जीवन आधार को युद्ध में भेज दूं? लिन शेन ने आगे पूछा।
नहीं, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से लड़ना होगा, एल्फ शैडो ने अपना सिर हिलाया। लड़ाई के लिए पंजीकरण कराने के बाद क्या मैं हार मान सकता हूं? तुम कर सकते हो। क्या जब्त करने पर कोई दंड है? वहां नहीं है। कई सवाल पूछने के बाद लिन शेन ने पहले पंजीकरण करने का फैसला किया। आखिरकार अगर उसने पंजीकरण करा भी लिया होता तो उसे हार का सामना करना पड़ता। आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद। पहले उन्मूलन दौर की शुरुआत तक 10 सार्वभौमिक दिन हैं। कृपया अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी स्थिति में बने रहना सुनिश्चित करें। अलविदा। एल्फ शैडो वापस स्क्रॉल में उड़ गया, जो फिर तेजी से बंद हो गया और अंत में प्रकाश के एक बिंदु में बदल गया और गायब हो गया। ये बहुत अजीब है। वास्तव में ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाई का आयोजन किसने किया? लिन शेन ने उन टेलीपोर्टर्स के बारे में सोचा। टेलीपोर्टर्स बाद में खोजे गए। यहां तक कि ब्रह्मांड में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली जातियों के लिए भी, जिनके द्वारा प्रयुक्त टेलीपोर्टर विभिन्न ग्रहों पर पाए जाते थे, वे अपने दम पर अंतरतारकीय टेलीपोर्टर का निर्माण नहीं कर सकते थे। लेकिन ये टेलीपोर्टर संभवतः प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं हो सकते, इन्हें अवश्य ही किसी ने बनाया होगा। लिन शेन ने चांगहेन डोंगली की कही बात पर फिर से सोचा और अचानक उसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। हालांकि ये ऐसी चीजें नहीं थीं जिन पर उसे इस समय विचार करने की जरूरत थी। उन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों ने अरबों साल बिना यह समझे बिता दिए थे। अभी उसे बस ये तय करना था कि युद्ध में भाग लेना है या नहीं। दुर्भाग्यवश एलिमिनेशन राउंड से कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता जब तक कि कोई रैंकिंग लड़ाई में भाग नहीं लेता और अपनी दौड़ को शीर्ष 100 मिलियन रैंकिंग में लाने में कामयाब नहीं हो जाता, जिससे उसे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। जब तक कोई व्यक्ति रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है, तब तक उसकी पूरी जाति की विकासात्मक गति कुछ हद तक तीव्र हो सकती है। रैंक जितनी ऊंची होगी, ये त्वरण उतना ही अधिक होगा। तथ्य यह है कि सुप्रीम कबीला डीएस बड़ी जैसे जन्मजात निर्वाण को उत्पन्न करने में सक्षम था, जो कि उनकी बार बार उच्च रैंकिंग के कारण था, जो कभी भी शीर्ष 3 से नीचे नहीं गिरता था। उनकी विकासात्मक प्रगति की दर स्वाभाविक रूप से छोटी जातियों की तुलना में बहुत तेज थी। इस तरह के नियम का मतलब है कि ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। अन्य छोटी जातियों के लिए पुरानी, उच्च रैंक वाली जातियों को पछाड़ना वास्तव में बहुत कठिन है। लिन शेन ने पक्ष और विपक्ष पर विचार किया। शियाओकी नस्लीय रैंकिंग लड़ाई से संबंधित समाचार की खोज करो। लिन शेन ने शियाओकी को आदेश जारी किया। इंटरनेट नस्लीय रैंकिंग के बारे में खबरों से भरा पड़ा था। सभी प्रमुख नस्लें इस पर रिपोर्टिंग कर रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस नस्लीय रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने के लिए कई प्रसिद्ध सेनानियों ने पहले ही नामांकन कर लिया था। मूल रूप से लिन शेन ने सोचा था कि रैंकिंग लड़ाई उन शीर्ष सेनानियों के लिए एक मंच होगी जहां अमर मुख्य शक्ति होंगे। लेकिन समाचार खोजने पर उन्हें अमर प्राणियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिली। इसके बजाय निर्वाण प्राणियों और आरोही प्राणियों के बारे में बहुत कुछ था। कुछ देर पढ़ने के बाद लिन शेन को अंततः समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। चूंकि अमर लोग बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए आम लोग समझ नहीं पाते थे कि उनकी लड़ाई में क्या हो रहा है। यह आमतौर पर एक चमकदार प्रकाश शो होता था, जिसके बाद विजेता की घोषणा करने के लिए लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करना पड़ता था। इसके बजाय निर्वाण प्राणियों और आरोही प्राणियों की लड़ाइयां कुछ हद तक उन लोगों के लिए समझ में आने वाली थीं जिनके पास कुछ निश्चित क्षमताएं थीं। विशेष रूप से एस्केंडर्स की लड़ाइयों का मनोरंजन मूल्य अधिक था। निर्वाण प्राणियों की लड़ाइयों को अभी भी आरोही लोग मोटे तौर पर समझ सकते थे, लेकिन निम्न स्तर की कोई भी बात इसी तरह समझ से परे थी। इसलिए सबसे लोकप्रिय आरोही स्तर की लड़ाइयां थीं। ब्रह्मांडीय जातियों के विशाल बहुमत रणनीति को थोड़ा समझ सकते थे, जिससे देखने की सीमा इतनी अधिक नहीं थी। आरोही वर्ग में डीएसबीई को बिना किसी विवाद के सबसे अधिक समर्थन मिला तथा उन्हें शानदार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। डीएसबीई के अलावा अन्य शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों से भी कई मजबूत दावेदार थे, जैसे फीनिक्स कबीले से फैंग शेनेक्सियू, डी मैन जनजाति से क्रिस्टन, कैस कबीले से वूमिया, सोल मार्शल कबीले से झान जोवान इत्यादि। सभी को उच्च प्रशंसा मिली। दिव्य जाति में सबसे अधिक समर्थन पाने वाला व्यक्ति राजकुमार तियान बुलुओ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान बुलुओ के अलावा दिव्य जाति के कई आरोही भी थे जो स्वर्ग के पसंदीदा लोगों की श्रृंखला से संबंधित थे और उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बेशक ये सिर्फ दिव्य जाति नहीं थी, उन अन्य शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों में भी एक या दो से ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे।
ये सिर्फ सर्वोच्च कुल था जिसमें डीएसी एकमात्र व्यक्ति था जो आरोही स्तर पर भाग ले रहा था। लिन शेन ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बेहद लोकप्रिय खबर ने उनका ध्यान आकर्षित किया। अपराजित राजा युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है जबकि चैंपियनों की भीड़ उत्सुकता से अपनी तलवारें तेज करती है। हे भगवान, तुम खुद को इस झंझट में क्यों डाल रहे हो? लिन शेन ने कहा। खबर पढ़ने के बाद उसका चेहरा कुछ हरा हो गया। लिन जियांगडोंग ने वास्तव में लड़ाई में अपनी भागीदारी की घोषणा की थी और विभिन्न जातियों के कई प्रसिद्ध एस्केंडर्स ने उन्मूलन दौर के दौरान उसे हराने का इरादा व्यक्त किया था। हाल ही में लिन जियांगडोंग द्वारा विभिन्न जातियों के प्रसिद्ध आरोही को चुनौती देने की खबरें लगातार लीक हो रही थीं, जिसमें उल्लेखनीय जातियों के लगभग हर आरोही को उसने चुनौती दी थी। यद्यपि वह जीत नहीं पाया, तथापि उन आरोही लोगों की जीत भी कोई विशेष सुखद नहीं थी। ऐसा लगता था कि लिन जियांगडोंग चाहे किसी से भी लड़े, वह हमेशा बिना किसी नुकसान के बच निकलता था। भले ही वह हार गया हो, लेकिन अब बहुत से लोगों का मानना है कि अपराजित राजा की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अन्यथा उसके साथ लड़ने वाले अनेक शीर्ष स्तरीय एस्केंडरों में से एक भी ऐसा क्यों नहीं था जो अपराजित राजा को सचमुच घायल कर सके। यहां तक कि अपराजित राजा के प्रशंसकों का दावा है कि उसकी ताकत डीएस बड़ी ई के बराबर है, जिससे पता चलता है कि वह बस समय का इंतजार कर रहा है और वह किसी से भी मुकाबला करने में सक्षम है। जब भी कोई उनसे विवाद करता है तो उनके पास केवल एक ही जवाब होता है, यदि आप इतने सक्षम हैं तो आप अपराजित राजा को क्यों नहीं हरा देते। इस टिप्पणी ने लिन जियांगडोंग के लिए अनगिनत दुश्मन खड़े कर दिए हैं। कई एस्केंडर्स ने घोषणा की है कि वे एलिमिनेशन मैचों में पराजित राजा को पूरी तरह से हरा देंगे। कुछ तो हद से आगे बढ़ जाते हैं, खुलेआम उसकी जान लेने की धमकी देते हैं। एम्पायर पर कहानियां खोजें। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने उदास मन से ये सब देखा। उसे लगा कि लिन जियांगडोंग जल्द ही पूरी दुनिया के लिए सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। लेकिन वह अपने चौथे भाई के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। एक बार जब उसने सार्वजनिक रूप से युद्ध में भाग लेने की अपनी मंशा घोषित की, तो 10 में से 9 संभावना थी कि वह वास्तव में भाग लेगा। लिन शेन को इस बात की चिंता थी कि एलिमिनेशन मैच के दौरान उसके चौथे भाई पर हमला हो सकता है। अगर उस पर हमला नहीं भी हुआ तो भी वह लगातार कई लड़ाइयों का सामना नहीं कर पाएगा। एलिमिनेशन मैच के नियमों के बारे में लिन शेन की समझ के अनुसार कोई भी व्यक्ति शुरू होने से पहले हार मान सकता था, लेकिन एक बार मैच शुरू होने के बाद उसे हार मानने और अगले मैच में भाग न लेने के लिए एलिमिनेशन मैच के अंत तक इंतजार करना पड़ता था। एलिमिनेशन मैच के अंत के लिए एक समय सीमा थी और लिन शेन को गंभीरता से संदेह था कि क्या लिन जियांगडोंग मैच समाप्त होने तक टिक पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग उसे हराने के लिए तैयार थे। लिन शेन इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे स्वयं युद्ध में शामिल होना चाहिए, ताकि यदि उसके चौथे भाई पर वास्तव में घात लगाकर हमला किया जाए तो वह कुछ मदद कर सके। अपनी मौजूदा ताकत के साथ असेंडर्स उसके लिए कोई खतरा नहीं है। भले ही उसे घेर लिया जाए, लेकिन वह अपनी सहनशक्ति के साथ एलिमिनेशन मैच के अंत तक टिकने में सक्षम होना चाहिए। बेशक लिन शेन को अभी भी उम्मीद थी कि उसका चौथा भाई केवल झांसा दे रहा था और वास्तव में एलिमिनेशन मैच में भाग नहीं लेगा। चूंकि एलिमिनेशन मैच शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए लिन शेन ने इंतजार करने और ये देखने का फैसला किया कि चीजें कैसे सामने आती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अपराजित राजा के इर्द गिर्द का प्रचार कम होने का नाम नहीं ले रहा था और अधिक से अधिक शीर्ष स्तरीय आरोही यह घोषणा कर रहे थे कि अगर वह प्रतिस्पर्धा में उतरेगा तो वे उसे सबक सिखाएंगे, जिससे लिन शेन चिंतित हो गए। अचानक संचारक पर एक संदेश आया। लिन शेन ने इसे देखा और महसूस किया कि यह ओयांग युडू से था। मैं युद्ध करने जा रहा हूं, आप क्या करेंगे? अभी तक फैसला नहीं किया है, लिन शेन ने जवाब दिया। वे के बारे में क्या? ओयांग युडू ने तुरंत दूसरा संदेश भेजा। वह अपने ग्रह पर है, इसलिए संभवतः वह युद्ध नहीं करेगा, लिन शेन ने उत्तर दिया। ओयांग युडू ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही लिन शेन संचारक को दूर रखने वाला था, उसे एक और संदेश मिला, एक अजनबी से मित्रता का अनुरोध। तू शियावा दाओ। अनुरोधकर्ता का नाम जानने के बाद लिन शेन ने सहमत बटन पर क्लिक किया। मिस्टर लिन शेन, मैं रेस रैंकिंग लड़ाई में शामिल हो रहा हूं, क्या आप टीम बनाना चाहते हैं? मित्र अनुरोध स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद तू शियावादाओ का संदेश आया। तुमने मातृगृह कब छोड़ा? लिन शेन ने सीधे तू शियावादाओ से संवाद किया। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही मैं भी मातृगृह से चला गया।
मैं अब ग्रीन वाटर स्टार पर साधना कर रहा हूं और 10 चरण के आरोहण तक पहुंच गया हूं, तू शियावदाव ने कहा। आपने इतनी जल्दी 10 चरण का उत्थान प्राप्त कर लिया। लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। जब उसने वान परिवार से लड़ाई की थी तो तू शियावदाव केवल दूसरे मोड़ के उत्थान पर ही थी, और इतने कम समय में वह पहले से ही 10वें मोड़ पर पहुंच गई थी। ये सब जल्दी नहीं हुआ। यदि मैं इस अंतर प्रजाति रैंकिंग लड़ाई में शामिल नहीं होता तो मैं पहले ही निर्वाण में प्रवेश कर चुका होता, तू शियावदाव ने बताया। क्या निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी युद्ध में शामिल होना संभव नहीं है? लिन शेन ने पूछा। निर्वाण स्तर के आरोही के रूप में लड़ाई में शामिल होने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन 10 चरण के आरोही पर लड़ने से मुझे 10 चरण से नीचे के लोगों पर कुछ लाभ मिलता है। यह अफसोस की बात है कि नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, अन्यथा मैं आरोही के खिलाफ निर्वाण से लड़ना पसंद करूंगा, तो शियावदाव ने हंसते हुए कहा। हालांकि अगर नियम इसकी अनुमति देते हैं तो अन्य जातियों के उच्च स्तरीय पावर हाउस और भी अधिक प्रचुर मात्रा में होंगे और यह मेरे लिए कम अनुकूल होगा। वर्तमान व्यवस्था पहले से ही सबसे अच्छी है। वैसे श्री लिनशेन, आप किस मोड़ पर पहुंच गए हैं? मेरा जीवन आधार पंखा अभी 7वें मोड़ पर पहुंचा है, लिनशेन ने जवाब दिया। क्या बात है! जितना ऊंचा स्तर उतना बड़ा फायदा, तुमने मुझे ये सिखाया। तुम अभी 7वें मोड़ पर कैसे हो? मुझे लगा कि तुम पहले ही 10वें चरण पर पहुंच चुके हो और सिर्फ लड़ाई के लिए निर्वाण से दूर रह रहे हो, तो शियावदाव ने हैरान होकर कहा। मैंने कब इस तरह के सिद्धांत का समर्थन किया? लिन शेन ने आश्चर्य से पूछा। उसे याद नहीं कि उसने कभी ऐसी बातें कही हो। हालांकि लिन शेन को अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं था। क्या होगा अगर उसने ये कहा और भूल गया? इसलिए वह केवल जवाब दे सका, मेरे पास हाल ही में कई मामले थे जिससे मेरी प्रगति थोड़ी धीमी हो गई है। क्या आप अभी भी रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि वान परिवार भी इसमें शामिल होगा और इसमें वान गुलियू भी शामिल है, तो शियावदाव ने एक खबर साझा की। एड्स बाय पब फ्यूचर। वान गुलियू। लिन शेन को ये याद करने में एक पल लगा, क्या वह वान परिवार का आरोही है जो पिछली बार भाग गया था? मुझे याद है कि वह वान परिवार के 7वें मोड़ के आरोही का छोटा भाई है। ठीक है, वह वही है। मुझे खबर मिली है कि वान गुलियू के भागने के बाद वह इंटरस्टेलर वान परिवार में चला गया, किसी तरह डी मैन जनजाति की राजकुमारी कैथरीन के साथ घुल मिल गया और बहुत लाभ कमाया। अब वह पहले से ही 9वें मोड़ पर है, तो शियावदाव ने उसे वान गुलियू की स्थिति के बारे में बताया। यदि आप शामिल होने का फैसला करते हैं तो वान गुलियू से मुठभेड़ होने पर सावधान रहें। वान परिवार बड़ी तस्वीर पर विचार नहीं कर सकता है। मैंने अभी भी तय नहीं किया है कि लड़ाई में शामिल होना है या नहीं, लिन शेन अभी भी झिझक रहा था। श्री लिन शेन, चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। जब मैंने वेई से आपका संपर्क पूछा तो उसने कहा कि वह मात्र ग्रह पर रहने का इरादा रखता है, जिसे निमंत्रण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से लड़ाई में शामिल नहीं होगा। हमें मनुष्यों के लिए एक साथ नाम बनाने की जरूरत है, अन्यथा मनुष्यों को ब्रह्मांड में जीवित रहने में कठिनाई होगी, तो शियावदाव ने आग्रह किया। मैं इस बारे में सोचूंगा। अगर मैं इसमें शामिल भी हो जाऊं तो भी बेहतर यही होगा कि हम साथ न रहें, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। क्यों नहीं? तू शियावदाव ने बिना समझे पूछा। आप अपराजित राजा के बारे में जानते हैं, है ना? लिन शेन ने पूछा। ऐसे प्रमुख व्यक्ति को कौन नहीं जानता? वे कहते हैं कि वह हमारा मानव संबंधी हो सकता है, लेकिन ये सच हो या न हो, वह निश्चित रूप से हम में से एक जैसा दिखता है, तो शियावदाव ने उत्साहपूर्वक उल्लेख किया। मैंने सुना है कि विभिन्न जातियों के कई शीर्ष आरोही उसे हराने के लिए उत्सुक हैं। वह अपराजित राजा, वह मेरा भाई हो सकता है? लिन शेन ने अनिच्छा से कहा। क्या अपराजित राजा तुम्हारा भाई है? तू शियावदाव चौंक गया, फिर जल्दी से बोला, तुम्हें दूसरों को इस बारे में नहीं बताना चाहिए, अन्यथा मुझे संदेह है कि वे शीर्ष आरोही तुम्हें भी नीचे गिराना चाहेंगे। नहीं, बेहतर होगा कि तुम लड़ाई में शामिल न हो जाओ, ये बहुत खतरनाक है। हमारे भाई की प्रतिष्ठा बहुत डरावनी है, वास्तव में सहन करना मुश्किल है। यही कारण है कि मैं इस लड़ाई में शामिल होने से हिचकिचा रहा हूं, लिन शेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। इसमें संकोच की कोई बात नहीं है, इसमें भाग मत लो। हमारे भाई से भी कहो कि वह इसमें शामिल न हो, तो शियावदाव ने सलाह दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं उनसे संपर्क नहीं कर सकता, लिन शेन ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ और सोचूंगा।
लिन शेन ने तू शियाओदाओ को ये बताना चाहा कि ओयांग युडू युद्ध में भाग लेगा, लेकिन उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। ओयांग युडू की क्षमताएं बहुत ही अनोखी थीं और तू शियाओदाओ का उसके साथ होना उनके दोनों के प्रदर्शन में बाधा डाल सकता था। लिन शेन अपने चौथे भाई की मदद करना चाहता था, लेकिन वह ब्रह्मांड में बहिष्कृत हो जाने से भी डरता था। जीवन भर उसकी देखभाल की गई थी। ब्रह्मांड में भटकने के बारे में सोचना, जहां हर कोई उसका दुश्मन था, उसके लिए कुछ हद तक असहनीय था। उसे यकीन नहीं था कि वह कठिनाई और पीड़ा को संभाल पाएगा। फिर भी वह अपने चौथे भाई के प्रेम प्रसंग को नजरअंदाज नहीं कर सका। जैसे ही एलिमिनेशन राउंड शुरू होने वाला था, लिन शेन ने पहले अंदर जाने और ये देखने का फैसला किया कि चीजें कैसे होंगी। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि वह अपराजित राजा का भाई था। उसने अंदर जाने के बाद कम प्रोफाइल रखने की योजना बनाई। अगर उसका भाई नहीं दिखा या अगर कुछ खास नहीं हुआ तो और भी अच्छा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो वह अपने भाई को घेरे हुए नहीं देख सकता था। जब समय आया तो एक बार फिर प्रकाश की एक बिंदु लिन शेन के सामने प्रकट हुई, जो एक स्क्रॉल में बदल गई और एल्फ छाया एक बार फिर से उड़ गई। उन्मूलन दौर शुरू होने वाला है, कृपया पुष्टि करें कि युद्ध के मैदान में प्रवेश करना है या नहीं, एल्फ शैडो ने लिन शेन से पूछा। प्रवेश करो, लिन शेन ने उत्तर दिया। कृपया अपनी जाति और नाम की पुष्टि करें। मानव, तियान। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलिमिनेशन राउंड में आपका स्वागत है और मैं आपको उच्च स्कोर प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, एल्फ शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन शेन पर प्रकाश का एक प्रभामंडल उड़ाया और फिर स्क्रॉल की ओर उड़ने के लिए मुड़ गया। लिन शेन ने महसूस किया कि उसे किसी बल द्वारा स्क्रॉल में खींचा जा रहा है और फिर स्क्रॉल गायब हो गया। तारों भरे आकाश में ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश की किरणें फैली हुई थीं, जो एक मृग तृष्णा जैसा रहस्यमय दृश्य बना रही थी, लगभग ऐसा जैसे तारों के बीच एक स्क्रॉल फैला हुआ हो। प्रत्येक ग्रह इन दृश्यों को देख सकता था और स्क्रॉल को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जो 5 स्तरों के अनुरूप थे: बेस, म्यूटेशन, असेंशन, निर्वाण, अमर और दायरे का राजा। प्रत्येक स्क्रॉल के अंदर एक स्वतंत्र ग्रह की छवियां थीं तथा स्क्रॉल में पूरे ग्रह का दृश्य सपाट रूप से प्रदर्शित था। एम्पायर पर नए रोमांच पड़े। बाकी 4 ग्रहों पर आकृतियां पहले ही दिखाई देने लगी थीं। हालांकि राज्य राजा का ग्रह खाली रह गया। इस युग में कोई भी क्षेत्र राजा नहीं उभरा था, इसलिए क्षेत्र राजा की लड़ाइयां मूलतः निरर्थक थीं तथा उनमें कोई भी दावेदार नहीं था। अमर स्तर पर भी अधिक प्रतिभागी नहीं थे, क्योंकि अन्य 3 स्तरों के युद्ध क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। असेंशन लेवल ग्रह के युद्ध के मैदान पर लिन शेन ने पाया कि उसका सारा सामान गायब हो गया था और वह अपने कपड़ों के बिना था। उसकी जगह उसने एक सफेद युद्ध सूट पहना हुआ था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि पास में कुछ आरोही सैनिक खड़े थे। सभी ने एक जैसे सफेद युद्ध सूट पहने हुए थे। युद्ध पोशाक की कलाई पर एक उपकरण था जो कलाई घड़ी जैसा था तथा इसमें उल्टी गिनती का टाइमर भी था, 72 ब्रह्मांडीय घंटे, जो 3 ब्रह्मांडीय दिनों के बराबर था। प्रतियोगी तियान। वर्तमान अंक 1। वर्तमान रैंक 0। इस असेंशन लेवल एलिमिनेशन राउंड में जो प्रतियोगी अंकों के आधार पर शीर्ष 1 बिलियन में आते हैं, वे रैंकिंग लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। लिन शेन को प्रतियोगिता के नियमों के बारे में पहले से ही पता था। किसी प्रतियोगी को हराने से वह उनके अंक प्राप्त कर सकता था तथा अधिक अंक प्राप्त करने से उसकी रैंकिंग उच्च हो जाती थी। शेन ने चारों ओर नजर घुमाए और देखा कि विभिन्न जातियों के 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगी पास में ही खड़े थे, और आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से एक भी उसी जाति का नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में कौन जानता था कि आरोही की कितनी जातियां युद्ध में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। अगर 100 अरब नहीं तो कम से कम कई अरब तो जरूर होंगे। एक ही स्थान पर अपनी ही जाति के सदस्यों से मुठभेड़ करना स्पष्ट रूप से आसान काम नहीं था। प्रत्येक प्रतियोगी के सिर के ऊपर एक संख्या 1 चमक रही थी, जो उनके द्वारा बनाए गए अंकों को दर्शाती थी। सभी के लिए शुरुआती अंक 1 था, जो सभी के लिए समान था। जब लिन शेन उनका आंकलन कर रहा था, तब वे एक दूसरे की बारीकी से जांच कर रहे थे और घात लगाकर हमला किए जाने से बचने के लिए सावधानी से एक निश्चित दूरी बनाए हुए थे। एम्पायर में रोमांच खोजें। आप अपने अंक सौंप दीजिए। 4 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय हाथी के सिर वाला व्यक्ति लिन शेन के सामने उतरा और बोलते हुए उस पर एक युद्ध कुल्हाड़ी तान दी। लिन शेन ने गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा और फिर हाथी आदमी को हैरान भाव से देखते हुए पूछा, इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुम मेरे अंक क्यों लूटना चाहते हो?
हाथी आदमी ने रुककर अपनी आवाज में गूंजते हुए पूछा, क्या फर्क है? क्या मैं तुम्हें नहीं चुन सकता? तुम बहुत बड़ी हो और मैं बहुत छोटी। क्या तुम मुझे इसलिए निशाना बना रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं और मुझे धमकाना आसान है? लिन शेन ने फिर पूछा। हाथी आदमी ने बार बार अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मेरे सबसे करीब थे। इसलिए तुम पहले व्यक्ति थे जिनसे मैंने संपर्क किया। हाथी योद्धा किसी भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरते और किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। ये देखकर कि हाथी आदमी कितना सरल और ईमानदार था, लिन शेन ने गंभीरता से कहा, एक सच्चा योद्धा मजबूत प्राणियों को चुनौती देने का साहस करता है। क्या मैं तुमसे ज्यादा मजबूत दिखता हूं? बिल्कुल नहीं। हाथी आदमी ने लिन शेन की ओर एक और नजर डाली और माफी मांगते हुए कहा, माफ करें, मैंने गलत व्यक्ति को चुना। इसके साथ ही हाथी आदमी वास्तव में घूम गया और एक अलग दिशा में एक अन्य लंबे आरोही की ओर उड़ता हुआ चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह वास्तव में चला गया। लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि हाथी आदमी इतना सीधा होगा और वास्तव में बस चला जाएगा। दूसरा लंबा आरोही जो ये तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि हाथी आदमी मानव को आसानी से जाने देगा और उसकी ओर आएगा, जिससे उसे तुरंत कुछ निराशा महसूस हुई। लेकिन वह लिन शेन जितना बेशर्म नहीं था और उसके पास चुनौती का जवाब देने के लिए अपने जीवन आधार को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों एस्केंडर्स में तुरंत ही हाथापाई शुरू हो गई, रेत उड़ने लगी तथा लाइफ बेस के टकराने की आवाजें लगातार हवा में गूंजने लगीं। दोनों ही आरोही शक्ति प्रकार के थे और उनकी लड़ाई में कोई तामझाम नहीं था, बस शुद्ध प्रहार शक्ति थी। एक के पास बैटल एक्स था और दूसरे के पास वुल्फ फैंग क्लब, दोनों में से कोई भी अथक आदान प्रदान में पीछे नहीं हट रहा था। कितना चालाक इंसान है तू, तूने उस मूर्ख हाथी आदमी को धोखा दिया होगा, लेकिन तू मुझे मूर्ख नहीं बना पाएगा। अपने अंक सौंप दे और मैं तेरी जान बख्श दूंगा। एक भेड़िया कान वाला आरोही, एक कुटिल चाकू जीवन आधार से घिरा हुआ, लिन शेन के पास पहुंचा। तुम सच में उससे कहीं ज्यादा होशियार हो, लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है, अगर मैं तुम्हें अंक देने से मना कर दूं और तुम मुझसे अभी लड़ो? भले ही मैं तुम्हारी तरह ताकतवर न हूं, लेकिन तुम्हें मुझे मारने के लिए कम से कम कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। क्या होगा अगर तुम इस प्रक्रिया में घायल हो गए? क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर मौजूद लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे? लिन शेन ने अपने मुंह से दूरी पर मौजूद दूसरे आरोही की ओर इशारा किया। ये सुनकर भेड़िया कान वाले आरोही का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने देखा कि कई आरोही वास्तव में अपने पक्ष पर पूरा ध्यान दे रहे थे। हम्फ, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें मुझे धोखा दे सकती हैं, वुल्फियर असेंडर ने लिन शेन को घूरते हुए कहा, फिर भी तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। तुम्हारी चतुराई के कारण मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरा मतलब यह है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पहले दूसरों के अंक लूट लें। 2 पर 1 की स्थिति में हमारी खपत बहुत अधिक नहीं होगी और जब हम कमजोर होंगे तो दूसरे हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम क्या सोचते हो? लिन शेन ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। कुछ समझ में आता है, वुल्फियर एस्केंडर ने कहा, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी क्योंकि वह पास के अल्ट्राबन ट्राइब एस्केंडर को घूर रहा था। तो चलो पहले उसके पॉइंट लूटते हैं। मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ, तुम पहले जाओ। नवंबर LBJNN। वुल्फियर एस्केंडर भी मूर्ख नहीं था। वह केवल लिन शेन को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। जब दोनों पक्ष घायल हो गए तो झपट्टा मारकर उनकी बात छीनने की योजना बना रहा था। ठीक है। लिन शेन ने तुरंत सहमति व्यक्त की और अल्ट्राबन जनजाति के एस्केंडर की ओर उड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। भेड़िया कान वाला आरोही केवल दूर से देख रहा था, उसका युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। लिन शेन को आते देख अल्ट्राबन ट्राइब असेंडर ने अपने हाथ में लाइफ बेस कुल्हाड़ी पकड़ ली और पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह अपने अंक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। भाई, अब से मेरे पीछे आओ, लिन शेन ने अल्ट्राबन जनजाति के सदस्य से कहा। लड़ाई शुरू करने का कोई इरादा नहीं था, वह केवल एस्केंडर से बात कर रहा था। मुझे क्यों करना चाहिए? अल्ट्राबन ट्राइब के सदस्य ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुम सचमुच हम दोनों को हरा सकते हो? लिन शेन ने दूर खड़े वुल्फियर असेंडर की ओर इशारा किया। मुझे पता लगाने की कोशिश करनी होगी, अल्ट्राबन ट्राइब असेंडर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। भले ही तुम हमें हरा दो, एक साथ 2 से लड़ो, फिर भी क्या तुम कीमत नहीं चुकाओगे?
क्या तुम्हारे पास बाकी आरोही से निपटने के लिए ऊर्जा बची है? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर तुम मेरा अनुसरण करो तो हम तीनों किसी के भी अंक लूट सकते हैं, और क्या ये किसी बच्चे से कैंडी छीनने जैसा नहीं होगा? मैं तुम्हें छीने गए अंकों में से कुछ हिस्सा दूंगा। यह ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये किसी और द्वारा लूटे जाने से बेहतर है न? तुम्हारी बात सही है। अल्ट्रा बन ट्राइब एस्केंडर ने आसपास के अन्य एस्केंडर्स पर विचार किया और महसूस किया कि अब लिन शेन से लड़ना वास्तव में उसके लिए कोई अच्छा नहीं होगा। उसे लगा कि अभी इस मानव से सहमत होने का नाटक करना और पहले अन्य एस्केंडर से निपटना बेहतर है। फिर उसे बाद में लिन शेन और उस वुल्फ ईयर एस्केंडर से निपटने का अवसर मिलेगा। जब वुल्फ ईयर एस्केंडर ने देखा कि लिन शेन ने अल्ट्रा बन ट्राइब एस्केंडर के पास आकर लड़ाई नहीं की, बल्कि उसके साथ थोड़ी देर बात की और फिर अल्ट्रा बन ट्राइब एस्केंडर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, तो उसे अपने दिल में झटका लगा। उसे डर था कि लिन शेन और अल्ट्रा बन ट्राइब एस्केंडर उसके खिलाफ सेना में शामिल होने का इरादा रखते हैं। लैंग, यह एओ है। अब से वह मेरा पीछा करेगा और साथ में हम अन्य एस्केंडर्स को निशाना बनाएंगे। लिन शेन ने पास में मौजूद एक अन्य एस्केंडर की ओर इशारा करते हुए कहा। लैंग कुछ देर के लिए अचंभित रह गया, कुछ कहना चाहता था, लेकिन लिन शेन के पास अल्ट्रा बन ट्राइब एस्केंडर को देखकर उसे एहसास हुआ कि अगर वह असहमत हुआ तो दोनों उसके खिलाफ हमला कर सकते हैं, इसलिए वह केवल गंभीरता से कह सका, ठीक है। पलक झपकते ही लिन शेन ने एक तिकड़ी बना ली थी और दूसरे एस्केंडर को घेर लिया था। उन्हें आते देख एस्केंडर ने मुड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन लैंग और एओ ने उसे रोक दिया। हमला मत करो, लिन शेन ने लैंग और एओ को रोका, जो आगे बढ़ने वाले थे। हाथ में एक फोल्डिंग पंखा हिलाते हुए वह एस्केंडर के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हमारे साथ शामिल होने पर केवल कुछ अंक खर्च होंगे। क्या आप अंक इकट्ठा करने के लिए हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, या आप हम तीनों से अकेले ही मुकाबला करना पसंद करेंगे? बड़े भाई, मैं आपके समूह में शामिल होना चाहता हूं। एस्केंडर ने बुद्धिमानी से अपने अल्पंक लिन शेन को हस्तांतरित कर दिए। बहुत बढ़िया, अब से तुम हम में से एक हो। मैं अभी के लिए अंक अपने पास रखूंगा। जब हम चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त अंक इकट्ठा कर लेंगे तो सभी को उनका हिस्सा मिलेगा, और यह निश्चित रूप से आपके द्वारा अकेले प्राप्त किए जाने वाले अंकों से अधिक होगा। अब चलो वहां से शुरू करते हैं। लिन शेन ने अपने फोल्डिंग फैन को बंद कर दिया और उत्साहपूर्वक एक अन्य एस्केंडर की ओर इशारा किया जो भागने की कोशिश कर रहा था। ब्रह्मांड में अधिकांश लोग एस्केंडर ग्रह युद्ध क्षेत्र की छवियों को देख रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस पहले व्यक्ति को उन्होंने खोजा वह उनकी अपनी जाति का एस्केंडर नहीं था, न ही वह डीएस बड़ी था, जिसे एस्केंडरों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। हर कोई उस आदमी को ढूंढ रहा था जो सफेद कपड़े पहने हुए था, अपनी मुद्रा में बेजोड़ था तथा भागने में अव्वल था। हालांकि स्टाररी स्काई स्क्रॉल पर लंबे समय तक खोज करने के बाद कुछ लोगों ने आवर्धक चश्मे का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था, फिर भी उन्हें उस आदमी का कोई निशान नहीं मिला था। बहुत से लोग बहुत निराश हुए। उनका मानना था कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को अपराजित राजा बताया था वह शायद डर गया होगा और उसने इस रेस रैंकिंग लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया, एक छोटी जाति का आरोही जिसके पास न तो कोई पृष्ठभूमि है और न ही ताकत, फिर भी ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली जातियों में उसके दुश्मन फैले हुए हैं। विभिन्न जातियों के इतने सारे शीर्ष स्तरीय आरोही कह चुके हैं कि वे उससे निपटेंगे। उसके लिए जाति रैंकिंग के लिए लड़ाई में भाग लेने की हिम्मत करना पागलपन होगा। हालांकि वे जानते थे कि अपराजित राजा के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प था, फिर भी अधिकांश लोग अविश्वसनीय रूप से निराश और कुछ हद तक हतोत्साहित महसूस कर रहे थे। अपराजित राजा की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी और ऐसा लगता था जैसे उसने पहले कभी जीत हासिल नहीं की थी। लेकिन उनके कार्यों ने छोटी जातियों के कई लोगों को अंदर से मान्यता की भावना दी थी। महान जातियों के उन प्रतिभाशाली आरोही योद्धाओं की तरह लगातार जीत हासिल करना बहुत कठिन था। फिर भी अपराजित राजा ने उन्हें एक और संभावना दिखाई थी। अपराजित होना अपने आप में एक जीत थी। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे मार भी नहीं सकते, जो कि एक तरह की जीत भी है। इसलिए अपराजित राजा का अनुसरण करने वाले बहुत से लोग उसे महान जातियों के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा मारा हुआ नहीं देखना चाहते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि कई लोग इसे स्वीकार करने में झिझक रहे थे और दूसरों को बताने में शर्म महसूस कर रहे थे, लेकिन अंदर से वे सचमुच यही सोचते थे कि वह व्यक्ति, अपराजित राजा, बहुत अच्छा है और आशा करते थे कि वह आगे भी अपराजित रहेगा। हालांकि वे उसे अपराजित देखना चाहते थे, न कि युद्ध में अविचलित।
इस प्रकार अपराजित राजा के वापस चले जाने से भी उनमें कुछ खोया खोया सा भाव रह गया। अपराजित रहना आत्मसुख का एक रूप है। जब बात उस बिंदु पर आ जाती है जहां युद्ध अपरिहार्य है, तो यह एक मजाक के अलावा कुछ नहीं है। ज़ुओ किंगलोंग, जो पहले से ही क्लाइमाक्स पर चढ़ चुका था, असेंशन लेवल ग्रह युद्ध के मैदान में अपराजित राजा को खोजने में विफल होने के बाद गहरी आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। अपने मातृ ग्रह को छोड़ने के कुछ समय बाद ही उसे अपराजित राजा के अस्तित्व के बारे में पता चला और उसे हमेशा लगा कि शायद यही वह दिशा है जिसमें उसे प्रयास करना चाहिए। हालांकि ज़ुओ किंगलोंग के विचार में आज अपराजित राजा का पीछे हटने का निर्णय सही और सबसे तर्कसंगत विकल्प था। वह कुछ हद तक नुकसान की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जिस व्यक्ति में वह सबसे अधिक दिलचस्पी रखता था, उसके भाग न लेने के कारण ज़ुओ किंगलोंग का युद्ध देखने का उत्साह काफी कम हो गया था। सेलेस्टियल नेटवर्क पर जानकारी पर नजर डालते हुए ज़ुओ किंगलोंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और फिर जल्दी से आसमान की ओर देखा। लेकिन इस बार वह आरोही स्तर ग्रह युद्ध क्षेत्र को नहीं देख रहा था, बल्कि निर्वाण स्तर ग्रह युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। साम्राज्य से नई कहानियों का आनंद लें। आरोहण स्तर और आधार उत्परिवर्तन स्तर के युद्ध क्षेत्रों की तुलना में निर्वाण स्तर के युद्ध क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या काफी कम थी और एक छोटे से क्षेत्र में बड़ी संख्या में निर्वाण प्राणियों को देखना दुर्लभ था। लेकिन निर्वाण स्तर पर प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक कड़ी थी, क्योंकि इस स्तर पर लड़ाइयां ही ऐसी थी जो वास्तव में ब्रह्मांडीय रैंकिंग को प्रभावित कर सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ुओ किंगलोंग ने समाचारों में दिखाए गए दृश्यों की तुलना आकाश में मौजूद स्थानों से बड़ी सावधानी से की। लेकिन स्टाररी स्काई स्क्रॉल की विशालता के कारण एक विशिष्ट स्थान ढूंढना स्पष्ट रूप से आसान काम नहीं था। हालांकि ज़ुओ किंगलोंग ने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया और आखिरकार उसने एक ऐसी जगह देखी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी खबरों में थी। वह समुद्र के किनारे एक चट्टान थी जो बैंगनी फूलों के एक पेड़ से सुशोभित थी, जिसका मुकुट एक विशाल मशरूम की टोपी जैसा दिखता था। हवा छतरी के बीच से बह रही थी, बैंगनी पंखुड़ियां हवा के साथ समुद्र की ओर बह रही थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से बैंगनी रंग के तारे गिर रहे हों। उस फूल के पेड़ के नीचे सफेद पोशाक पहने एक आदमी खड़ा था। एक मानव पुरुष अपने फैले हुए हाथ से एक फड़फड़ाती हुई पंखुड़ी को पकड़ रहा था। जैसे ही पंखुड़ी उसकी पतली उंगलियों पर आकर टिकी, उसका ध्यान पंखुड़ी पर नहीं, बल्कि उन क्रिस्टल सा साफ जैड जैसी पतली उंगलियों पर गया। अपराजित राजा, ये वास्तव में वही है। उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आरोही स्तर ग्रह युद्ध के मैदान पर नहीं देखा गया था। तो यही बात है। ज़ुओ किंगलोंग अपने होठों को एक ऊपर उठाए हुए चाप में मोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय तक कई लोगों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया था, अपराजित राजा ने हार नहीं मानी थी, बल्कि वह निर्वाण स्तर तक आगे बढ़ गया था और निर्वाण स्तर ग्रह युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे असेंशन स्तर के ग्रह युद्ध क्षेत्र में नहीं देखा गया, वह वास्तव में निर्वाण स्तर के ग्रह युद्ध क्षेत्र में गया था। कैथरीन ने स्टाररी स्काई स्क्रॉल को देखते हुए दिलचस्पी से कहा। उसे पहले ही आरोहण स्तर पर बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा था, अब वह इस समय निर्वाण से गुजर चुका है। ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ एक निर्वाण है। उसकी स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि निर्वाण स्तर के युद्ध क्षेत्र में कोई भी उससे नहीं हारेगा। क्या ये और भी दुखद नहीं है? टिया ने बगल से टिप्पणी की। एड्स बाय पब फ्यूचर। कैथरीन ने कहा, आरोहण स्तर के अपराजित राजा को निर्वाण स्तर पर किस प्रकार पराजित किया जाएगा, इसके बारे में सोचना ही मनोरंजक है। काफी लोग कैथरीन की भावना से सहमत थे। उनका मानना था कि अपराजित राजा जो निर्वाण स्तर ग्रह युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, वो संभवतः दूसरों के लिए केवल एक कदम बन जाएगा तथा एक भी अंक प्राप्त करने की संभावना नहीं है। जब विभिन्न ग्रहों के लोग जोर शोर से चर्चा कर रहे थे, तो एक निर्वाण प्राणी पास की चट्टान के पास से उड़ता हुआ गुजरा और उसने फूल के पेड़ के नीचे लिन जियांगडोन को देखा। आप अपराजित राजा हैं। निर्वाण प्राणी ने चट्टान के बाहर मंडराते हुए लिन जियांगडोन को पहचान लिया और कुछ आश्चर्य से बोला, और आप कौन हो सकते हैं? लिन जियांगडोन की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं जब उसने निर्वाण सत्ता की ओर देखा, लापरवाही से अपनी उंगली से पंखुड़ी को हटाते हुए उसे विशाल समुद्र की ओर बहने दिया। यह इंसान बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ तक कि दिव्य जाति के लोगों से भी बेहतर है। टिया उससे अपनी नजरें नहीं हटा सकी। कैथरीन ने उदासीनता से जवाब दिया, अच्छा दिखने से क्या फायदा? बहुत सारी सुंदर लेकिन बेकार चीजें हैं। जिस निर्वाण प्राणी से उसका सामना हुआ है,
वह एक अनसुनी छोटी जाति से आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कम से कम 3 बार निर्वाण से गुजरे हैं। ये कहना मुश्किल है कि वह बच सकता है या नहीं। ऐसे और भी लोग हैं जो न तो अच्छे दिखते हैं और न ही उपयोगी। तुलनात्मक रूप से सुंदर होते हुए भी बेकार होना पहले से ही काफी असाधारण बात है, टिया ने आंखें झपकाते हुए कहा। हंसी, इसमें कुछ सच्चाई है। तुम सही हो, कम से कम यह अपराजित राजा देखने में तो अच्छा है, कैथरीन हंस पड़ी। निर्वाण सत्ता ने ऊपर से लिन जियांगडोन की ओर देखते हुए कहा, उड़ता हुआ दानव वंश अथाह सागर। इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या फ्लाइंग डेमन कबीले के सभी सदस्य आपकी तरह बदसूरत दिखते हैं? लिन जियांगडोंग हालांकि अच्छा दिखने वाला था, लेकिन उसे तीखी जीभ का श्राप मिला हुआ था। मैं केवल आपकी बातों को सुनना चाहता था, लेकिन अब मैं आपको सबक सिखाने के लिए मजबूर हूं। अथाह समुद्र की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, क्योंकि काली राक्षसी कीवी उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। अगले ही पल अथाह समुद्र ने हथेली से प्रहार किया। अनंत राक्षसी कीवी काले बादलों की तरह छा गई और लिन जियांगडोन की ओर बढ़ने लगी। जो लोग गुप्त रूप से अपराजित राजा पर ध्यान दे रहे थे, वे राक्षसी कीवी के जबरदस्त उछाल को देखकर अपने दिल की धड़कन बढ़ने से नहीं रोक सके। नीचे उथल पुथल भरा समुद्र था, ऊपर सर्वव्यापी राक्षसी कीवी थी। चट्टान एक सर्वनाशकारी आकाश के नीचे शुद्ध भूमि के अंतिम टुकड़े की तरह लग रही थी, जैसे कि इसे किसी भी क्षण निगल लिया जा सकता है। चट्टान के ऊपर फूल के पेड़ के नीचे लिन जियांगडोंग हवा के खिलाफ खड़ा था, अपने हाथ से एक बर्फ सफेद पनखुड़ी को झटक रहा था। पनखुड़ी राक्षसी कीवी के खिलाफ बढ़ी, हवा के साथ 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 तक झुक गई और तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी में फैलते हुए फूलों के तूफान में बदल गई। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। आकाश को आच्छादित करने वाली राक्षसी कीवी पुष्प पंखुड़ियों के बढ़ते आक्रमण के तहत धीरे धीरे एकाकी दुर्बलता की स्थिति में दिखाई देने लगी। लोगों ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि कैसे राक्षसी कीवी मिट्टी के धंसने जैसी पंखुड़ी की धार में बिखर गई, और निर्वाण प्राणी ने पंखुड़ियों से बचने के लिए अपने जीवन आधार और कवच को बुलाया, और देखा कि जीवन आधार और कवच धीरे धीरे धार में बिखर गए, और अंत में निर्वाण प्राणी के शरीर पर सफेद युद्ध पोशाक फट गई और उनकी घड़ी फट गई। निर्वाण सत्ता का शरीर पंखुड़ियों की बाढ़ द्वारा आकाश की ओर उठा लिया गया। उनके सिर के ऊपर की चमकती हुई रोशनी और छाया बिना किसी निशान के गायब हो गई, और लंबे समय तक निर्वाण सत्ता वापस नीचे नहीं गिरी, संभवतः समताप मंडल से परे उड़ गई। क्या निर्वाण प्राणी इतने कमजोर हैं? सचमुच निराशाजनक है, लिन जियांगडोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। वह निराशा की तस्वीर की तरह था, क्योंकि उसके सिर के ऊपर कसको 1 से 2 हो गया था। लिन जियांगडोंग को फूल वाले पेड़ के नीचे पैर मोड़कर बैठते देख वहां मौजूद भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। 1 महीने पहले तक अपराजित राजा एक आरोही था। उस समय उसने एक प्रसिद्ध आरोही को चुनौती भी दी थी। इतने कम समय में उसे अभी अभी निर्वाण प्राप्त हुआ होगा, है न? वह इतना भयंकर कैसे हो गया? मैं उड़ते दानव कबीले के अथाह सागर के उस सदस्य को पहचानता हूँ। यद्यपि वह एक छोटी जाति है, लेकिन उसकी शक्ति को बिल्कुल भी कमजोर नहीं माना जा सकता। वह 3 बार निर्वाण प्राप्त करने वाला प्राणी है, जिसका युद्ध स्तर ठीक ठाक है, लेकिन उसे अपराजित राजा ने उड़ा दिया, जिसने एक ही वार में जीवन आधार और कवच दोनों को चकनाचूर कर दिया। अपराजित राजा इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? वे उन शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं को हराने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन उनके मानक अभी भी उनके साथ काफी हद तक बराबर हैं। उन छोटी जातियों के साधारण लोगों को क्या लगता है कि वे अपराजित राजा को चुनौती दे सकते हैं, जैसे कि वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी हो? हाँ, अपराजित राजा से अंक प्राप्त करने का सपना देख रहे हो। यहां तक कि निर्वाण में लौटने वाली डीएस बड़ी ई भी उसी वर्ग के निर्वाण प्राणी को नहीं पकड़ सकी। बहन, क्या इसे ही आप आंखों को भाने वाला और उपयोगी कहते हैं? टिया ने पूछा। उसकी आंखें छोटे छोटे सितारों से भर गईं। मुझे लगता है कि यह ठीक है, कैथरीन ने सहजता से उत्तर दिया। जबकि लिन जियांगडोंग एक तरफ आराम से समुद्र को देख रहा था, लिन शेन पूरी तरह से अनजान था कि वह एस्केंडस के युद्ध के मैदान पर नहीं था, युद्ध के मैदान में जानकारी के किसी भी स्रोत के बिना। उस समय वह लिन जियांगडोंग के ठिकाने की खोज करते हुए चुपचाप अंक एकत्र कर रहा था। आसपास के लगभग 1 दर्जन एस्केंडर्स को लिन शेन की टीम में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका आदर्श वाक्य था, टीम में शामिल हो जाओ या हम तुम्हें निशाना बनाएंगे।
जो लोग बचकर भाग सकते थे वे भाग गए, जबकि जो नहीं भाग सके वे या तो टीम में शामिल हो गए या उनके अंक चुरा लिए गए। लिन शेन मूलतः स्थानीय तानाशाह और सरगना बन गया था। अपने क्षेत्र का विस्तार करने की जल्दी में न होते हुए वह 1 दर्जन आरोही सैनिकों का नेतृत्व करते हुए हाथी आदमी और एक अन्य लंबे आरोही सैनिक के बीच लड़ाई देख रहा था। हाथी आदमी से लड़ने वाला व्यक्ति कमजोर योद्धा जाति का सदस्य था, एक ऐसी जाति जिसका नाम लिन शेन केवल इसलिए जानता था क्योंकि लैंग ने उसे इसके बारे में बताया था। उसने पहले कभी इस जाति के लोगों को नहीं देखा था। कमजोर योद्धा नाम भले ही छोटा लगे, लेकिन उनका शरीर हाथी आदमी के बराबर था और उनकी ताकत भी उतनी ही उल्लेखनीय थी। 2 दिग्गजों के उन्मत्त युद्ध से उत्पन्न आघात भयानक थे। इन दोनों को संभालना कठिन है, संभवतः उन दोनों में 7वें या 8वें मोड़ की ताकत है। हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, चलो अन्य आरोही को ढूंढते हैं, लैंग ने लिन शेन के कान में फुसफुसाया। जल्दी मत करो, चलो देखते हैं, लिन शेन ने शांति से कहा, हल्के से अपने फोल्डिंग पंखे को हिलाते हुए। हाथी आदमी और कमजोर योद्धा की टक्कर बराबरी की थी, इसलिए कम समय में विजेता या हारने वाले का निर्धारण करना कठिन था। लिन शेन अनिश्चित काल तक उनकी ताकत की प्रतियोगिता देखने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने हल्के से अपना पंखा उनकी ओर हिलाया। एक रहस्यमय प्रकाश पैटर्न निकला जो उन दोनों पर गिरा, जिससे उनकी शक्ति में असाधारण रूप से स्पष्ट प्रभाव के साथ कमी आ गई। लैंग, एओ और अन्य एस्केंडर्स जिन्हें टीम में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, उन्होंने देखा कि लिन शेन के पास एक ऐसी चाल थी, और वे सभी एक साथ हैरान और बहुत खुश हुए। कमजोर करने वाली क्षमताएं अत्यंत दुर्लभ थीं और वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लिन शेन के पास ऐसी शक्ति है जिसका परिणाम बहुत प्रभावी प्रतीत होता है। अभी कुछ समय पहले लैंग हाथी आदमी और कमजोर योद्धा की दुर्जय शक्तियों के बारे में आशंकित था। उसे डर था कि वे चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं हैं और वह उन्हें उकसाना नहीं चाहता था। लेकिन अब लैंग को लगा कि वह अकेले ही उनमें से किसी का मुकाबला कर सकता है, जिससे पता चला कि लिन शेन के कौशल का प्रभाव कितना स्पष्ट था। अब टीम में शामिल होने वाले सभी आरोही खुद को भाग्यशाली मानने लगे। लिन शेन के कौशल के साथ वे अपने से ज्यादा ताकतवर कई आरोही को लूट सकते थे। हालांकि लिन शेन निश्चित रूप से उन्हें अंकों का एक छोटा सा हिस्सा ही वितरित करेगा, फिर भी यह हमेशा दूसरों द्वारा लूटे जाने से कहीं बेहतर था। बॉस, चलो उन्हें पकड़ते हैं, लैंग और बाकी लोग कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, यहां तक कि उन्हें संबोधित करने का उनका तरीका भी बदल गया था। कुछ ही पल पहले वे सभी एक दूसरे को भाई कह रहे थे, लेकिन अब लिन शेन ने बॉस की उपाधि अर्जित कर ली थी। जल्दी मत करो, मैं पहले उनसे बात करूंगा, लिन शेन ने कहा और हाथी आदमी और कमजोर योद्धा लोगों की ओर चला गया। लिन शेन के कौशल के कारण दोनों ने लड़ना बंद कर दिया था और अब लिन शेन को घूर रहे थे। क्या ये तुम हो? हाथी आदमी ने लिन शेन को पहचान लिया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ रहा हूं, तो तुमने मुझ पर अपना कौशल क्यों इस्तेमाल किया? अगर तुम मुझसे नहीं लड़ रहे हो तो उससे क्यों लड़ रहे हो? लिन शेन ने जवाब दिया। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि सच्चे योद्धाओं को ताकतवरों के खिलाफ लड़ना चाहिए? वह ताकतवर है, इसीलिए मैं उससे लड़ना चाहता हूं ताकि मैं उसके अंक हासिल कर सकूं, हाथी आदमी ने कहा। गलत, वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, इसलिए आपने गलत व्यक्ति को चुना है, लिन शेन ने हल्के से कहा, अपने फोल्डिंग पंखे को लहराते हुए, और हाथी आदमी से कमजोर करने वाला कौशल हटा दिया। वह मजबूत नहीं है। हाथी आदमी ने लिन शेन और फिर कमजोर योद्धा लोगों की ओर संदेह से देखा। बेशक वह मजबूत नहीं है। मुझे यकीन है कि वह आपकी कुल्हाड़ी के एक वार का भी सामना नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास नहीं होता? मैं उससे पूछूंगा। लिन शेन ने फिर कमजोर योद्धा लोगों की ओर रुख किया और पूछा, क्या आप मजबूत हैं? आपने हाथी वाले से कमजोर करने वाला कौशल हटा दिया, लेकिन मेरा अभी भी चालू है। जब आप मुझसे इस तरह पूछते हैं तो मैं कमजोर कैसे नहीं हो सकता? कमजोर योद्धा लोगों की पलकें फड़क उठीं, पहले से ही अंदर कोस रहे थे, लेकिन वह केवल इतना ही कह सके, मजबूत नहीं। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वह मजबूत नहीं है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर कौन ताकतवर व्यक्ति माना जाएगा? हाथी आदमी ने पूछा। लिन शेन ने बताया, हमारे सिर के ऊपर की संख्याओं को देखिए, जिनकी संख्या कम है वे कमजोर हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है वे मजबूत हैं। मैं पढ़ नहीं सकता, हाथी आदमी ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। चिंता मत करो, बस मेरे पीछे आओ।
जब हम मजबूत लोगों से मिलेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा और हम उन्हें एक साथ हरा देंगे, उनके अंक लेंगे और उन्हें हम कमजोर और दयनीय लोगों में बांट देंगे। इसे धन का पुनर्वितरण कहा जाता है, लिन शेन ने कहा। धन पुनर्वितरण क्या है? हाथी आदमी अभी भी उलझन में था। क्या आपने एक योद्धा द्वारा दुष्ट ड्रैगन को हराने और ड्रैगन के चुराए हुए खजाने को गरीबों में बांटने की कहानी सुनी है? लिन शेन ने धीरे से कहा। क्या ये धन का पुनर्वितरण है? हाथी आदमी की आंखें चमक उठी। हाँ, ये धन पुनर्वितरण है, लिन शेन ने पुष्टि की। फिर कमजोर योद्धा लोगों की ओर मुड़े और पूछा, क्या आप हमारी धन पुनर्वितरण टीम में शामिल होना चाहेंगे? इच्छुक कमजोर योद्धा लोगों की पलकें फिर से पागलपन से फड़क उठी। क्या वह कह सकता था कि वह इच्छुक नहीं था? कौशल अभी भी उस पर असर कर रहा था और लिन शेन का स्पष्ट रूप से उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। धन्यवाद, यह एक छोटी सी सदस्यता शुल्क होगी, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। कमजोर योद्धा लोगों ने एक उदास भाव के साथ अपने पास बचे कुछ अंक लिन शेन को हस्तांतरित कर दिए। मुझे भी सदस्यता शुल्क देना होगा, फिर ये लो, मेरा ले लो, हाथी आदमी ने सुनते हुए कहा और अपने कुछ अंक भी लिन शेन को सौंप दिए। यह मूर्ख! कमजोर योद्धा लोगों ने हाथी आदमी को ऐसे देखा जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों, जो ठगा जाता है और ठग को पैसे भी देता है। लिन शेन ने उन दोनों से सदस्यता शुल्क स्वीकार कर लिया और टीम एक बार फिर मजबूत हो गई। आकाश को आच्छादित करने वाली राक्षसी कीवी पुष्प पंखुड़ियों के बढ़ते आक्रमण के तहत धीरे धीरे एकाकी दुर्बलता की स्थिति में दिखाई देने लगी। लोगों ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि कैसे राक्षसी कीवी मिट्टी के धंसने जैसी पंखुड़ी की धार में बिखर गई और निर्वाण प्राणी ने पंखुड़ियों से बचने के लिए अपने जीवन आधार और कवच को बुलाया और देखा कि जीवन आधार और कवच धीरे धीरे धार में बिखर गए और अंत में निर्वाण प्राणी के शरीर पर सफेद युद्ध पोशाक फट गई और उनकी घड़ी फट गई। निर्वाण सत्ता का शरीर पंखुड़ियों की बाढ़ द्वारा आकाश की ओर उठा लिया गया, उनके सिर के ऊपर की चमकती हुई रोशनी और छाया बिना किसी निशान के गायब हो गई और लंबे समय तक निर्वाण सत्ता वापस नीचे नहीं गिरी, संभवतः समताप मंडल से परे उड़ गई। क्या निर्वाण प्राणी इतने कमजोर हैं? सचमुच निराशाजनक है, लिन जियांगडोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। वह निराशा की तस्वीर की तरह था, क्योंकि उसके सिर के ऊपर का स्कोर 1 से 2 हो गया था। लिन जियांगडोंग को फूल वाले पेड़ के नीचे पैर मोड़कर बैठते देख वहां मौजूद भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। 1 महीने पहले तक अपराजित राजा एक आरोही था। उस समय उसने एक प्रसिद्ध आरोही को चुनौती भी दी थी। इतने कम समय में उसे अभी अभी निर्वाण प्राप्त हुआ होगा, है न? वह इतना भयंकर कैसे हो गया? मैं उड़ते दानव कबीले के अथाह सागर के उस सदस्य को पहचानता हूँ। यद्यपि वह एक छोटी जाति है, लेकिन उसकी शक्ति को बिल्कुल भी कमजोर नहीं माना जा सकता। वह 3 बार निर्वाण प्राप्त करने वाला प्राणी है, जिसका युद्ध स्तर ठीक ठाक है, लेकिन उसे अपराजित राजा ने उड़ा दिया, जिसने एक ही वार में जीवन आधार और कवच दोनों को चकनाचूर कर दिया। अपराजित राजा इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? वे उन शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं को हराने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन उनके मानक अभी भी उनके साथ काफी हद तक बराबर हैं। उन छोटी जातियों के साधारण लोगों को क्या लगता है कि वे अपराजित राजा को चुनौती दे सकते हैं, जैसे कि वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी हो? हाँ, अपराजित राजा से अंक प्राप्त करने का सपना देख रहे हो। यहां तक कि निर्वाण में लौटने वाली डीएस बड़ी भी उसी वर्ग के निर्वाण प्राणी को नहीं पकड़ सकी। बहन, क्या इसे ही आप आंखों को भाने वाला और उपयोगी कहते हैं? टिया ने पूछा। उसकी आंखें छोटे छोटे सितारों से भर गईं। मुझे लगता है कि यह ठीक है, कैथरीन ने सहजता से उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जबकि लिन जियांगडोंग एक तरफ आराम से समुद्र को देख रहा था, लिन शेन पूरी तरह से अनजान था कि वह एस्केंडस के युद्ध के मैदान पर नहीं था, युद्ध के मैदान में जानकारी के किसी भी स्रोत के बिना। उस समय वह लिन जियांगडोंग के ठिकाने की खोज करते हुए चुपचाप अंक एकत्र कर रहा था। आसपास के लगभग 1 दर्जन एस्केंडर्स को लिन शेन की टीम में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका आदर्श वाक्य था, टीम में शामिल हो जाओ या हम तुम्हें निशाना बनाएंगे। जो लोग बचकर भाग सकते थे वे भाग गए, जबकि जो नहीं भाग सके वे या तो टीम में शामिल हो गए या उनके अंक चुरा लिए गए। लिन शेन मूलतः स्थानीय तानाशाह और सरगना बन गया था। अपने क्षेत्र का विस्तार करने की जल्दी में न होते हुए वह 1 दर्जन आरोही सैनिकों का नेतृत्व करते हुए हाथी आदमी और एक अन्य लंबे आरोही सैनिक के बीच लड़ाई देख रहा था। हाथी आदमी से लड़ने वाला व्यक्ति कमजोर योद्धा जाति का सदस्य था,
एक ऐसी जाति जिसका नाम लिन शेन केवल इसलिए जानता था क्योंकि लैंग ने उसे इसके बारे में बताया था। उसने पहले कभी इस जाति के लोगों को नहीं देखा था। कमजोर योद्धा नाम भले ही छोटा लगे, लेकिन उनका शरीर हाथी आदमी के बराबर था और उनकी ताकत भी उतनी ही उल्लेखनीय थी। दो दिग्गजों के उन्मत्त युद्ध से उत्पन्न आघात भयानक थे। इन दोनों को संभालना कठिन है। संभवतः उन दोनों में 7वें या 8वें मोड़ की ताकत है। हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। चलो अन्य आरोही को ढूंढते हैं, लैंग ने लिन शेन के कान में फुसफुसाया। जल्दी मत करो, चलो देखते हैं, लिन शेन ने शांति से कहा, हल्के से अपने फोल्डिंग पंखे को हिलाते हुए। हाथी आदमी और कमजोर योद्धा की टक्कर बराबरी की थी, इसलिए कम समय में विजेता या हारने वाले का निर्धारण करना कठिन था। लिन शेन अनिश्चित काल तक उनकी ताकत की प्रतियोगिता देखने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने हल्के से अपना पंखा उनकी ओर हिलाया। एक रहस्यमय प्रकाश पैटर्न निकला जो उन दोनों पर गिरा, जिससे उनकी शक्ति में असाधारण रूप से स्पष्ट प्रभाव के साथ कमी आ गई। लैंग, एओ और अन्य एस्केंडर्स जिन्हें टीम में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, उन्होंने देखा कि लिन शेन के पास एक ऐसी चाल थी और वे सभी एक साथ हैरान और बहुत खुश हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमजोर करने वाली क्षमताएं अत्यंत दुर्लभ थीं और वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लिन शेन के पास ऐसी शक्ति है जिसका परिणाम बहुत प्रभावी प्रतीत होता है। अभी कुछ समय पहले लैंग हाथी आदमी और कमजोर योद्धा की दुर्जय शक्तियों के बारे में आशंकित था। उसे डर था कि वे चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं है और वह उन्हें उकसाना नहीं चाहता था। लेकिन अब लैंग को लगा कि वह अकेले ही उनमें से किसी का मुकाबला कर सकता है, जिससे पता चला कि लिन शेन के कौशल का प्रभाव कितना स्पष्ट था। अब टीम में शामिल होने वाले सभी आरोही खुद को भाग्यशाली मानने लगे। लिन शेन के कौशल के साथ वे अपने से ज्यादा ताकतवर कई आरोही को लूट सकते थे। हालांकि लिन शेन निश्चित रूप से उन्हें अंकों का एक छोटा सा हिस्सा ही वितरित करेगा, फिर भी यह हमेशा दूसरों द्वारा लूटे जाने से कहीं बेहतर था। बॉस, चलो उन्हें पकड़ते हैं। लैंग और बाकी लोग कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, यहां तक कि उन्हें संबोधित करने का उनका तरीका भी बदल गया था। कुछ ही पल पहले वे सभी एक दूसरे को भाई कह रहे थे, लेकिन अब लिन शेन ने बॉस की उपाधि अर्जित कर ली थी। जल्दी मत करो, मैं पहले उनसे बात करूंगा, लिन शेन ने कहा और हाथी आदमी और कमजोर योद्धा लोगों की ओर चला गया। लिन शेन के कौशल के कारण दोनों ने लड़ना बंद कर दिया था और अब लिन शेन को घूर रहे थे। क्या ये तुम हो? हाथी आदमी ने लिन शेन को पहचान लिया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ रहा हूं, तो तुमने मुझ पर अपना कौशल क्यों इस्तेमाल किया? अगर तुम मुझसे नहीं लड़ रहे हो तो उससे क्यों लड़ रहे हो? लिन शेन ने जवाब दिया। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि सच्चे योद्धाओं को ताकतवरों के खिलाफ लड़ना चाहिए? वह ताकतवर है, इसीलिए मैं उससे लड़ना चाहता हूं ताकि मैं उसके अंक हासिल कर सकूं, हाथी आदमी ने कहा। गलत, वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, इसलिए आपने गलत व्यक्ति को चुना है, लिन शेन ने हल्के से कहा, अपने फोल्डिंग पंखे को लहराते हुए, और हाथी आदमी से कमजोर करने वाला कौशल हटा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह मजबूत नहीं है। हाथी आदमी ने लिन शेन और फिर कमजोर योद्धा लोगों की ओर संदेह से देखा। बेशक वह मजबूत नहीं है। मुझे यकीन है कि वह आपकी कुल्हाड़ी के एक वार का भी सामना नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास नहीं होता? मैं उससे पूछूंगा। लिन शेन ने फिर कमजोर योद्धा लोगों की ओर रुख किया और पूछा, क्या आप मजबूत हैं? आपने हाथी वाले से कमजोर करने वाला कौशल हटा दिया, लेकिन मेरा अभी भी चालू है। जब आप मुझसे इस तरह पूछते हैं तो मैं कमजोर कैसे नहीं हो सकता? कमजोर योद्धा लोगों की पलकें फड़क उठीं, पहले से ही अंदर कोस रहे थे, लेकिन वह केवल इतना ही कह सके, मजबूत नहीं। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वह मजबूत नहीं है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर कौन ताकतवर व्यक्ति माना जाएगा? हाथी आदमी ने पूछा। लिन शेन ने बताया, हमारे सिर के ऊपर की संख्याओं को देखिए, जिनकी संख्या कम है वे कमजोर हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है वे मजबूत हैं। मैं पढ़ नहीं सकता, हाथी आदमी ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। चिंता मत करो, बस मेरे पीछे आओ। जब हम मजबूत लोगों से मिलेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा और हम उन्हें एक साथ हरा देंगे, उनके अंक लेंगे और उन्हें हम कमजोर और दयनीय लोगों में बांट देंगे। इसे धन का पुनर्वितरण कहा जाता है, लिन शेन ने कहा। धन पुनर्वितरण क्या है? हाथी आदमी अभी भी उलझन में था। क्या आपने एक योद्धा द्वारा दुष्ट ड्रैगन को हराने और ड्रैगन के चुराए हुए खजाने को गरीबों में बांटने की कहानी सुनी है? लिन शेन ने धीरे से कहा।
क्या ये धन का पुनर्वितरण है? हाथी आदमी की आंखें चमक उठी। हाँ, ये धन पुनर्वितरण है, लिन शेन ने पुष्टि की। फिर कमजोर योद्धा लोगों की ओर मुड़े और पूछा, क्या आप हमारी धन पुनर्वितरण टीम में शामिल होना चाहेंगे? इच्छुक कमजोर योद्धा लोगों की पलकें फिर से पागलपन से फड़क उठी। क्या वह कह सकता था कि वह इच्छुक नहीं था? कौशल अभी भी उस पर असर कर रहा था, और लिन शेन का स्पष्ट रूप से उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। धन्यवाद, यह एक छोटी सी सदस्यता शुल्क होगी, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। कमजोर योद्धा लोगों ने एक उदास भाव के साथ